नेकी कर, छितर खा। जिनके घरों के पास दरिया है वो 24 घंटे नहाते तो नहीं रहते हैं ना। तिलक कैसे नुकसान कर सकता है? कर भला हो भला, आखिर भले का भला। और बिल्ली रास्ता काट दे तो वो भी रुक जाएगा। ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे तो हर कोई मर्डर करेगा, ज्योतिषियों के पास चला जाएगा। खाना नंबर 2 में बुध को राज योग बोला गया है कि बाप गया। मेरी बातें कुछ इसी तरह स्पष्ट होंगी। तो ये ग्रहों की चाल है, ग्रहों की माया है, वो भी कल्पती ही रहेगी, जोड़ा कल्पता ही रहेगा। बुध और बृहस्पति का उपदेश जो है ना, अबॉर्शन कराना पड़ सकता है, टर्मिनेट करवाना पड़ सकता है। जिस बात का ढिंढोरा पीटोगे वो काम नहीं बनेगा। बड़ी दुनिया के काम धमकी देकर हो जाते हैं। उसके बॉस परेशान कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, वो नौकरी छोड़ के किसी और जगह जाना चाहते, तब उपाय बदल जाते हैं। जब मैं कहूंगा कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे दाढ़ में दर्द है, कानों से सुनाई नहीं देता, तब वो पर्टिकुलर दवाई देता है। कि हम डीपली जाके अगर सोचेंगे, ये ऊपर की बातें, वो जो छोटी छोटी हम लोग रील बनाते हैं ना, गुमराह करने के लिए नहीं होता है, तर्स के लिया होता है, तर्स के मन्नतों से लिया होता है। जैसे आप कहते हैं निशानी, जितनी फसल थी सब की सब बहा के ले गया, लेकिन किसान फिर मेहनत करता है, अगले साल फिर हरा भरा हो जाता है। शादी के बाद सब कुछ उलट पलट हो जाता है। भला करेंगे तो आपको बुराई मिलेगी सर। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत ही ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ ज्योतिष जगत की एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने लाल किताब को जिया है और अपने 40 साल के इस अनुभव में इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा उनके साथ पॉडकास्ट है और हम कोशिश करेंगे उनसे जितना ज्ञान ले पाए उतना ले। तो लाल किताब ज्योतिष की सुंदर यात्रा में हम सब साथ चलते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं श्री जगमोहन महाजन जी का। गुरुजी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। गुरुजी, कुछ मुख्य शंकाएं हैं हमारे मन में, हमारे व्यूअर्स के मन में, जिससे दूर सिर्फ आपका जो 40 साल का जो अनुभव है वही दूर कर सकता है। और बहुत से सवालों को आपसे आज पूछने वाली हूँ और मुझे पता है कि ये व्यूअर्स के मन में ये सवाल हैं। तो दरअसल ऐसे होता है राखी जी, आपकी बात टोक रहा हूँ कि जब हमारे मन में कोई बात बैठ जाती है किसी के मन में, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे को समझाया जा सकता है, बड़े को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके मन में जो बात बैठ चुकी है उसको किसी तरह से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन आप जो कहना चाहती हैं भ्रांतियां, वो कोई एक भ्रांति का जिक्र करेंगी तो हो सकता है अगर मैं कोई शंका दूर कर सका तो जरूर करने की कोशिश करूंगा। गुरुजी, जैसे लाल किताब जो है कहती है कि कर्मों के माध्यम से आप अपना भाग्य संवारिए, फिर कुछ चीजें ऐसी कह देती है जो बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत है, जो आज तक हम सुनते आए हैं। हमने यही सुना है कि कर भला हो भला, दूसरों का भला करो भला होगा। लेकिन लाल किताब कहीं कहीं ये भी कह देती है कि आपने किसी का भला नहीं करना, भला करेंगे तो आपको बुराई मिलेगी। सर, इसका क्या लॉजिक है? सबसे पहले जहाँ लाल किताब शुरू होती है ना, मेरा जो लेटर पैड है जिसपे मैं उपाय, परहेज, सावधानियां या कुछ बातें लिखता हूँ, तो उस पे भी सबसे पहले एक ही बात लिखी हुई है, कर भला हो भला, आखिर भले का भला। ये लाल किताब में भी शुरुआत में ही लिखा गया है। लेकिन ऐसी कोई चीज दुनिया की नहीं है जो सबके लिए बनी हो। पंजाबी जी कहते ने किसी नूं मां स्वादी ते किसी नूं बादी। जी, मतलब जो चीज, जो वस्तु, जो आपको किसी चीज का भी जो टेस्ट आपको मिल रहा है वो आपके लिए सुटेबल भी है, आप उसे पसंद भी करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस चीज को हर कोई पसंद करे या हर कोई उसे चाहे। आप अपने शहर में देख लीजिए, अपने इलाके में देख लीजिए,
कि कोई मिठाई की दुकान या कोई भी किसी तरह की दुकान बहुत पॉपुलर होती है कि आज मिठाई खानी है तो उससे ले आते हैं, लेकिन उस दुकान की मिठाई एक या दो अच्छी होती है, बाकी नहीं। नाम बन जाता है उसका कि रसगुल्ले की वजह से वो दुकान मशहूर होगी, तो उसने 10 मिठाइयां और रख ली। तो ऐसे ही कर भला हो भला, आखिर भले का भला सबके लिए नहीं है। कुछ लोग जो भला करते हैं वो पछताते भी हैं, बहुत पछताते हैं। पंजाबी में इसके लिए भी एक छोटी सी बात लिखी गई है, नेकी कर छितर खा, मैं भी खा दे तू भी खा। मतलब अगर मैंने किसी के साथ नेकी करी है तो मुझे छित्र पड़े हैं, जूते पड़े हैं। कहता है मैं भी खा लिया, तू भी करके देख, तेरे को भी पड़ेंगे। लेकिन नेकी में एक शब्द मिलाया गया है वहां पर, तरस, जिसे दया कहते हैं, काइंडनेस। किसी पे तरस खाकर उसकी सहायता करता है तो उस सहायता का बुरा फल उसे मिलता है। ये बृहस्पति खाना नंबर 10, जिसे बृहस्पति दशम भाव कहते हैं वैदिक वाले, हम लाल किताब वाले खाना नंबर कहते हैं जी। अक्सर लोग इंटरनेट पर एक छोटी सी कहानी भी पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल एक व्यक्ति जाता है, वहां एक बच्चा भूख के मारे इधर उधर देख रहा है, उसे भूख लगी है, वो बिस्कुट खा रहा है व्यक्ति। उसे उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है, वो उसको बिस्कुट दे देता है कि खा लो। कुछ सेकंड बाद उसकी माँ आ जाती है, उसके हाथ में बिस्कुट दे के वो बिफर जाती है गुस्से से कि बिस्कुट किसने दिया। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसको खाली पेट बिल्कुल लेके आना, मैंने कुछ टेस्ट करने हैं। मतलब उसने तो अपनी तरफ से भला किया ना, अब माँ उसके पीछे पड़ गई है कि ये तेरे को किसने कहा था करो। तो मैं कहता हूँ इस व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 10 में होगा। मतलब जो छोटी छोटी आम जीवन में घटनाएं होती है ना, अगर हम इन घटनाओं को भी किसी ग्रह के साथ जोड़कर देखना चाहें तो वो जुड़ जाती हैं। जो दया है, तरस है, किसी पे तरस खाना, वो एक चंद्र की क्वालिटी है। चंद्र दया खाना नंबर 4, 10 के बिल्कुल सामने खाना नंबर 4 है। बृहस्पति खाना नंबर 10 में लाल किताब के अकॉर्डिंग, लाल किताब के नियम के अनुसार नीच माना गया, राशि का कोई महत्व नहीं है। तो वहां ये लिखा गया है कि जितना ये टेढ़ा चलेगा उतना ही कामयाब होगा। शनि का घर है, मकर राशि है, तो शनि की तरह चुस्ती चालाकी बृहस्पति को यहाँ लानी पड़ेगी। सामने खाना नंबर 4 चंद्र का है, तो दया जब दिखाएगा तो बृहस्पति चंद्र वो एक तरह से कहते हैं कि मिलाप हो जाता है। भला करना और तरस खाना दोनों में अंतर है। आपके घर में कोई मेड काम करती है, पिछले 10 साल से काम कर रही है, 2 साल से काम कर रही है, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 50 वर्कर काम करते हैं, तो हर वर्कर मालिक से एडवांस ले लेते हैं कि मेरी तनख्वाह से, पगार से, सैलरी से हर महीने कुछ रकम काटते जाइएगा। किसी ने 10,000 लिया हुआ है, किसी ने लाखों रुपये मालिक से ले रखे हैं। डूबते नहीं है मालिक, चाहे उसका बृहस्पति खाना नंबर 10 का ही क्यों ना हो। उस मालिक का पैसा डूबेगा जब उसका कोई वर्कर, जब उसकी मेड, घर की बात भी कर रहा हूँ, घरों में मेड रखती है महिलाएं, कोई भी एम्प्लॉई उसके पास आता है, वो एक कहानी बनाता है कि मेरी माँ बीमार है, अगर आपने पैसे ना दिए मुझे 50,000 रुपया तो मेरी माँ नहीं बचेगी। उसने तो वास्तव में चाहे उसे जरूरत है, माँ बीमार है, लेकिन देने वाला कर्ज खा के दे देता है, दया करके दे देता है। वो जो दिया गया पैसा वो वर्कर दोबारा आएगा ही नहीं, माँ चाहे उसकी बचे या ना बचे। हो सकता है कि उसकी माँ ना ही बचे, तो वो सोचेगा माँ भी नहीं, अब मैंने उस फैक्ट्री में जाके क्या करना है। लेकिन एक वर्कर उसी मालिक के पास आता है कि कहते हैं कि मुझे 50,000 दे दीजिए, सैलरी में से काट लीजिए, मालिक दे देता, वो पैसा नहीं डूबेगा। वो तरस नहीं खाया, वो कमिटमेंट है, वो अपने काम के लिए दिए कि इसकी जरूरत है मुझे, ये मेरा काम छोड़ के ना जाए। वहां तरस आया ही नहीं जी। मतलब जब तरस खा के, किसी बात पे भी तरस खा लिया, अपराध चलते भिखारी को पैसा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इसकी टांगे गली हुई है, वो हाथ में एक फट्टा लेके खड़ा हुआ है कि मुझ पे दया करो, आप वो दयावश देते हैं तो वो नुकसान करेगा।
जी। 10वें घर में केतु का भी बहुत ज्यादा महत्व है लाल किताब के अनुसार। तो बृहस्पति खाना नंबर 10 जितना टेढ़ा चलेगा। अब सवाल यह है कि टेढ़ा क्यों लिखा है पंडित जी ने। जी। चंद्र ढाई घर चलता है, चंद्र घटता बढ़ता रहता है, टेढ़ी चाल है। चाल केतु, टेढ़ा चंद्र, तो इसलिए कह कि तू टेढ़ा होके चल। अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 वालों ने कामयाब होना है, कामयाबी के शिखर छूने हैं, तब उन्हें प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। तरस नहीं खाना, नहीं तो वही हालत होगी जैसे माँ ने पीटा उसको कि तू बिस्कुट खिलाया क्यों, मैंने तो इसके टेस्ट करवाने थे। वजह कोई भी हो जाए, पंडित जी ने कुछ और कहानी सुनाई है कि भिखारी है, 4 दिन का भूखा है, उसको खाना दे दिया तो वो फटाफट खाने लग गया, अफारा हो जाता पंजाबी कहते। तो उसका हाँ जी। पेट खराब हो गया, तो पुलिस आ गई कि तूने इसको जहर तो नहीं दे दिया, वो तड़पने लग गया ना। तो कुछ बातें तरस, सिर्फ तरस नहीं खाना, नहीं। आप भला कर सकते हैं, तभी तो पंडित जी कहते हैं कर भला हो भला आखिर भले का भला। दया तरस मनाही है बृहस्पति खाना नंबर 10 वालों के लिए। वो कहते टेढ़ा चल, टेढ़ा चल, तू कामयाब है। क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक ये दया भलाई इसमें कुछ अंतर समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि ना ये चीज़ मुझे भी आज ही लॉजिक के साथ समझ आई कि जो बृहस्पति 10 वाले को क्यों नहीं किसी पे दया करनी कि आप सामने। तरस नहीं करना, क्योंकि वो शनि का घर है, चुस्त चालाक प्रैक्टिकल बनो। जी। गुरुजी ये सिर्फ बृहस्पति 10 वालों के लिए है, आप बाकी कुछ सब कर सकते हैं? नहीं, शुक्र शुक्र 10 हो तो भी ये कहा गया है, लेकिन शुक्र 10 के लिए उतनी मनाही नहीं की गई। नहीं की गई। लेकिन बृहस्पति 10 वाले को खास तौर पे समझाया गया है कि तू भलाई मत कर, तरस मत खा, तरस खा के भलाई करना, इस तरह का तरस नहीं खाना। जाता भी क्या है, देखिए मैं ये मानता हूं कि रोज बृहस्पति 10 वाले बच्चे व्यक्ति पैदा होंगे। 2 घंटे बृहस्पति खाना नंबर 10 में रेगुलर रहेगा, मतलब 8% व्यक्ति, 12 भाव है ना, जी। तो बृहस्पति एक दिन में 12 के 12 भाव घूमेगा ना। जी। हर 2 घंटे बाद वो अपना घर चेंज करेगा। तो 8% व्यक्ति अगर किसी का भला नहीं करेंगे तो क्या जाएगा। क्या जाएगा। जी। और ऐसे ही जब वो वर्षफल में आ गया तो ना करें। जो तो ना। बात जन्म कुंडली के लिए लिखी गई है वही वर्षफल के लिए लागू होती है। ये आपने जो शंका थी वो बहुत अच्छे से समाधान किया लॉजिक के साथ। एक और शंका है कि जैसे अभी हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि भाई पैसे जो है बचाओ। हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि पैसे बचाओ, खर्च ज़्यादा ना करो, उतना करो जितना ज़रूरी है। लेकिन लाल किताब यहाँ भी चंद्र 4 वालों को ये कह देती है कि जितना पैसा खर्च करोगे उतना आएगा। गुरुजी इसका। गलत बात है, ये गलत है। जी। जितना खर्च करोगे मतलब ये नहीं है, मतलब जी। ये है कि कंजूस नहीं बनना। अच्छा जी। जी। ये नहीं कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, 50,000 सैलरी है, तो मैं ये सारा ही उजाड़ दूं, उड़ा दूं, ऐशप्रस्ती कर लूं कि खर्च दूं। वो कंजूसी के लिए मना करते हैं। 20,000 वाली साड़ी लेनी है, आपने बाजार जाते हो तो 60,000 वाली मत लेके। जरूरत है साड़ी की तो लेके, ये जरूरत रोक के कि हाँ क्यों खर्च करना है, पैसा रखते हैं जोड़ लेते हैं, वो मना की गई है। जी। देखा देखी क्यों बड़े स्कूल में, शहर के स्कूल में डालने कि मेरा तो चंद्र 4 है, आ ही जाएगा। कहां से आएगा। एक नौकरी पेशा व्यक्ति कैसे खर्च कर लेगा, उसके पास तो लिमिट है ना बजट की। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि मुझे जिस चीज की जरूरत है उसके लिए कंजूसी ना कर, ना कर। वो जी। ले, लेकिन हैसियत से ज्यादा लेना भी नुकसान करेगा। वो कहते हैं कि किफायत करके, कंजूसी करके तू पैसा तो जोड़ लिया, काम आएगी। जिसकी हिम्मत ही नहीं कि वो पैसा खर्च कर ले, जरूरत के समय वो फिर भी नहीं खर्च करेगा। तो बिल्कुल। वो जैसे पानी खड़ा हो जाता है ना, वो कहते तेरे पीछे तो पैसे का दरिया बहता आ रहा है, जितनी जरूरत है खर्च ले। तू एक जी। बाल्टी निकालेगा तो पीछे से दरिया आ ही रहा है ना, मतलब रहना तो लिमिट में ही है। जिनके घरों के पास दरिया है वो 24 घंटे नहाते तो नहीं रहते हैं ना। जी।
बिल्कुल। 24 घंटे कपड़े तो नहीं धोते रहते। मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ खर्च करो, वहाँ किफ़ायत मत करो कि डॉक्टर के पास जाना क्या करना, जाके पैसे पड़े रहेंगे, ये खाँसी है 2 दिन में ठीक हो जाएगी, बाद में वो टीबी का रूप ले लेगी। आजकल तो हर चीज़ व्यक्ति हर ब्रांड लेके रखता है, लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार ही लेना चाहिए। जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना। कि मेरे को तो ये 20 रुपए दर्जन मिल रही है, एक पीस तो मिलता है जी 3 रुपए का, तो चाहे दवाई एक्सपायर ही हो जाए डोलो की, घर में पड़ी है कि एक पत्ता मुझे सस्ता मिल गया, मैं पूरा ले आऊँ। नहीं, नहीं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा खर्च करने के लिए पंडित जी ने कहा है कि तू जी, खर्च कर दे, तेरे को उतना आ जाएगा। लेकिन नाजायज़ करेंगे तो पंडित जी भी कहाँ से दे देंगे? तो जी। जगमोहन महाजन कहाँ से दे देगा? कोई एस्ट्रोलॉजर कहाँ से दे देगा कि नहीं भई तेरी तू तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तेरे को तो उतना ही मिलना है। तो फिर वो कहेगा कि करप्शन कर लो। तो करप्शन 2 नंबर की कमाई के हक में ना तो लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी थे, ना ही लाल किताब का कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि 2 नंबर की कमाई करो, जी, क्योंकि वो इन चीज़ों के फल जानता है। हाँ, कुछ चीज़ें हम गलत समझ लेते हैं या गलत समझा देते हैं, या कुछ लोग जानबूझ के लाल किताब की बुराई करने के लिए इस तरह की बातें छोड़ देती हैं जी, कि लोग नफरत करें। तो लाल किताब से बढ़िया किताब ज्योतिष की आज की दुनिया में, आज के समय में बिल्कुल नहीं है। लाल किताब समस्या से निकालने के लिए है। वो उन्होंने आपको एक चंद्र खाना नंबर 4 4th हाउस मून के लिए एक हिदायत दे दी कि पैसा खर्च करो, जी, पैसा खर्च करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नजायज खर्च करो। जी, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च करो। अगर आप अच्छी ब्रांड की कोई घड़ी या कोई फ़ोन या गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो ये नहीं कि मैंने 15 साल पुराना मॉडल लेके इसको चलाते हैं। अफ़ोर्ड कर सकते हो तो करिए, करना चाहिए। इसको जी। दिखावे के तौर पे खर्च नहीं करना। ज़रूरत के अनुसार, नेसेसिटी के अनुसार आप पैसे का एन्जॉय करो। जी। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर पैसा आ रहा है तो सुख सुविधा का लाभ उठाओ। हाँ जी। गुरुजी, एक और सवाल होता है कि तिलक जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है। हम तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाया जाता है और किसी को कहा जाता है लाल किताब में कि आपने केसर का तिलक लगाना है, किसी को कहा जाता है कि आपने राख का लगाना है, किसी के लिए वही तिलक नुकसान है कि तो कैसे हमें पता लगे कि हम किस चीज़ का तिलक लगाएँ? तिलक कैसे नुकसान कर सकता है? गुरुजी ये थोड़ा-सा आप समझाइए हमें। बात वही आएगी कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी। जी, शरीर के जितने भी पार्ट हैं, जो शरीर है, सारा शरीर हर व्यक्ति सूर्य मानता है, जी, लेकिन शरीर का हर अंग किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ज्योतिष थोड़ा बहुत भी जानती हैं, तो ये बात आप समझती होंगी कि जैसे बाल हैं, उनको शनि के साथ जोड़ा गया है। जी, बिटवीन द आईब्रोज, ये जगह जहाँ तिलक लगता है, इसको कुंडली का खाना नंबर 2 दिया गया है, सेकंड हाउस। लाल किताब की खूबसूरती ये है कि ग्रहों से अच्छा प्रभाव कैसे लें। अगर जी, कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, कुंडली के अनुसार अगर वो अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उसको शुभ कैसे किया जा सकता है। मैंने पहले कहा कि यूनिवर्सल कुछ भी नहीं है, जी, कुछ बातें यूनिवर्सल भी हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए, काम पर नहीं जाना, ये सुना हुआ है। जी, बिल्कुल। तो क्या जितने व्यक्तियों का बिल्ली रास्ता काटती है, सबके काम बिगड़ जाते हैं? आज तो हर कोई कहता है ये वहम है। बोलिए, ये वहम है या सच्चाई है?
गुरुजी वैसे तो ये मैंने तो बचपन से ही सुना है, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि जब भी बिल्ली मेरा रास्ता काटती है तो काम ज़रूर बनता है, वैसे अदरवाइज़ बनता नहीं है। मतलब आपकी वहम नजर से ये वहम है, ये आपके काम बनते हैं ना। जी, और मैं देखती हूँ कि जा रही है तो तो मैं ये ज़रूर मैं बताता हूँ कोई जी, भी बात जो हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाई या जी, हमारे संस्कारों में शामिल कर दी या उसे वहम के तौर पे एक रूप दे दिया गया, जी, तो वो कुछ लोगों के लिए जरूर होती है। बिल्ली रास्ता काट दे तो हर व्यक्ति का काम बिगड़ेगा, ये बात कम से कम 20% व्यक्तियों पर लागू होगी। कोई भी बात जो यूनिवर्सल बनी हुई है, कम जी, से कम हर बात 20% व्यक्तियों पर लागू होगी। लेकिन 80 व्यक्ति कहेंगे ये वहम है, 20 जी, व्यक्तियों को काम बिगड़ते हैं, तो इसलिए सभी को मना कर दिया कि मत जाओ। 2 मिनट रुक जाएंगे तो 80 को भी कोई अंतर नहीं आएगा। बिल्कुल। आज 80 जो कहते हैं ना कि ये वहम है, अगर वो भी किसी बिग डील के लिए जा रहे हो, बिग डील के लिए, और बिल्ली रास्ता काट दे तो वो भी रुक जाएगा। मतलब हमारे अंतर्मन में, ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है, बैठ चुके हैं, क्योंकि जी। सदियों से सुनते आ रहे हैं। मंदिर जाते हैं तो तिलक लगता है, पंडित जी भी लगाते हैं। हुँ, घर में माई भी लगाती है, व्यक्ति खुद भी लगाता है। हुँ, तो खाना नंबर 2 एक तरह से धर्म स्थान भी माना गया है। बृहस्पति की कुटिया कह लीजिए, बृहस्पति का घर कह लीजिए, ये केसर जो है ये बृहस्पति है। तो मतलब बृहस्पति अगर कुंडली में खराब है, अगर उसके अच्छे फल लेना चाहते हैं तो वो कहते हैं केसर का तिलक लगा लो। लेकिन खाना नंबर 2 की हालत और खाना नंबर 8 की हालत जरूर देखो, तो ही तिलक लगाओ। ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। ये नहीं कि हर व्यक्ति लगा ले। बृहस्पति हर व्यक्ति को शुभ प्रभाव दे रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का खाना नंबर 2 या खाना नंबर 8 निर्दोष नहीं होगा। तो जिनका खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 अच्छा है या निर्दोष है, ये एक ना कुछ ज्योतिष के नियम है। उनको जी, केसर का तिलक, बृहस्पति अच्छा है कुंडली में तो भी लगा लेना चाहिए, अगर अच्छा नहीं है तो भी लगा लेना चाहिए। बृहस्पति अच्छे प्रभाव में आ जाता है, अच्छे फल देने लग जाता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बीमारी कोई भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को कुछ सलाह तो दे दो जिससे सेहत अच्छी रहे। वो कहते हैं सुबह 4 बजे उठ जाओ, 2 घंटे घूम आया करो, हुँ, जी, जितनी भूख है उससे कम खाना खाओ। मतलब ये डेली रूटीन वाली प्रैक्टिस वाली बातें, जिससे कि हम फिट रहें, इसलिए कह देते हैं कि केसर का तिलक लगा लें। बृहस्पति शुभ प्रभाव देना शुरू कर दे, जो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव ले रहा है वो कुंडली देख के व्यक्ति को कहा जाता है। जी, लेकिन अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे ही रहा है, सबसे पहले तो एक ज्योतिषी को या जो जातक है उसे पता होना चाहिए बृहस्पति के अशुभ प्रभाव की वजह से मेरे साथ ये वारदातें, ये घटनाएं या ये अशुभता हो रही है। अगर बृहस्पति अच्छा तिलक लगाने से ही हो जाए तो सारी दुनिया तिलक लगा सकती है। इसीलिए खाना नंबर 2 और 8, और बृहस्पति का तिलक लगा लेना, लेकिन हमारा आचरण गलत हो तो बृहस्पति 2 के लिए आचरण भी तो संभाल के रखना है कि चाल चलन या नहीं। मतलब जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में हम ले ही आए हैं तो हमारा आचरण, व्यवहार, सोच उसी तरह की हो जानी चाहिए, नहीं तो वो भी अशुभ हो जाएगा। एक व्यक्ति 2 नंबर का काम करता है, उसे शक हो गया, डर हो गया कि मैं कहीं किसी केस में उलझ ना जाऊं, ज्योतिषी ने उपाय दे दिया, उसे बचा लिया हुँ, या बच गया, या कोई एक्सप्लेनेशन दे दी डिपार्टमेंट को, वो निकल गया मौके के लिए। लेकिन अगर वो रोज काम यही करेगा तो उलझेगा एक। ज्योतिष निर्दोष लोगों की मदद उपाय के द्वारा करके उसकी निर्दोषता को प्रूव करके निकाल देता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति कहे कि जेल से मैंने उस व्यक्ति को निकाल दिया। ऐसे तो हर कोई मर्डर करेगा, ज्योतिषियों के पास चला जाएगा। जी, मैंने 20 करोड़ लोगों के देने तो मैं ज्योतिषी को चुन लूंगा,
कि ये मुझे पुलिस परेशान कर रही है, लोग परेशान कर रहे हैं, तो ये नहीं होता। जिसके पास बहुत कुछ है ना, उसे संभालने की अकल होनी चाहिए, संभालना आना चाहिए। अब बृहस्पति 2 में तो ले आए, मैं कह देता हूँ, लोग कहते हैं खाना ग्रह इस तरह शिफ्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं कहता हूँ होते हैं, मान लीजिए होते हैं। खाना जी। नंबर 2 में बृहस्पति आ गया, तो क्या बृहस्पति 2 वाली खूबियां नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में फिर? बिल्कुल सही। अगर वो खूबियां नहीं है उसमें, वो पहले से ही है, तो मैं नहीं समझता शायद उसे बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे जाए। जी। लेकिन बृहस्पति अगर खराब है, केसर का तिलक लगा लेना चाहिए। अब आती है राख का तिलक। राख का तिलक, ये तिलक वाली जगह मैंने आपको कौन सा खाना बोली है, बताएंगे आप? खाना नंबर 2 बोलिए गुरुजी। खाना नंबर 2 में बुध को राज योग बोला गया है। जी। लाल किताब कहती है खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 मिले मिलाए हैं। तो खाना नंबर 12 का बुध कुंडली का सबसे अशुभ बुध माना गया है। जो लाल किताब का ज्योतिष करते हैं, जी। खाना नंबर बुध 12 में जब आता है, तो जितना डरा सकते हैं जातक को डराया जाता है, जितना समझा सकते हैं समझाया जा सकता है। जी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हर व्यक्ति, सबके लिए जो भी व्यक्ति दुनिया में, वो कहीं ना कहीं से तो चलता है, उसका कोई गुरु, उसका कोई उस्ताद, उसका कोई बाप तो है ना। तो 12 नंबर बुध के लिए उन्होंने लिखा है, जब शनि या गुरु का साथ मिल जाए तो ये बुध उतना अशुभ नहीं रहता। चाहे खाना नंबर 2 में बृहस्पति है, या खाना नंबर 3 में बृहस्पति शनि हो, या बृहस्पति और बुध खाना नंबर 12 हो, या बुध और शनि खाना नंबर 12 में हो, तब बुध उतना अशुभ प्रभाव नहीं देता। जी। लेकिन अगर अशुभ प्रभाव आ रहा है, तो बुध को कहते हैं यहाँ से राख का तिलक लगा लो। खाना नंबर 2 का बुध असर देना शुरू कर देगा, मतलब राजयोग जी। वहां से निकालना है, 2 नंबर ले आए। लेकिन जी। खाना नंबर 2 का बुध बाप के लिए खतरनाक होता है, बाप की उम्र तक खा जाता है। तो वो कहते हैं जब बाप नहीं है तब काला तिलक या राख का तिलक लगाना है, वरना नहीं लगाना। कि इधर तू राख का तिलक लगाना शुरू कर दिया, उधर बाप की टै कि बाप गया, टै बोल जाना जिसे कह देते हैं ना, कि ऐसा ना हो जाए। जी। मेरी बातें कुछ इसी तरह स्पष्ट होंगी, हो सकता बिल्कुल। है कि किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन जिनका भी पिता जीवित है, जिनका उसको कभी भी भूल कर भी, मैं ये कहता हूं, राख का या काला तिलक नहीं लगाना चाहिए। जी। बाप के लिए ये अशुभ होता है, और लाल किताब में लिखा भी है, कहते पिता के होते हुए मत लगाओ, पिता नहीं है तो लगा लो, ताकि बुध को खाना नंबर 12 से निकाल के हम खाना नंबर 2 के शुभता वाले राजयोग वाले प्रभाव ले लें। जैसे कि मैंने बृहस्पति के लिए बोला है कि बृहस्पति खाना नंबर 2 में ले तो आए केसर का तिलक लगा के, लेकिन उसकी खूबियां भी तो होनी चाहिए ना व्यक्ति में। जी। तो ऐसे ही ये राख का तिलक खाना नंबर 2 में बुध आ गया, तो बाप के लिए तो हानिकारक हो जाएगा ना। तो इसलिए जी। पंडित जी ने लाल किताब में क्लियरली लिखा हुआ है। ये ये एक तरह से उन्होंने राज योग बना दिया व्यक्ति के लिए कि बुध 12 से निकल के खाना नंबर 2 का प्रभाव देना शुरू कर दे। तो ये ग्रहों की चाल है, ग्रहों की माया है, जी। तो वो अ, आएगा, वो जी। लाभ मिलेगा। बिल्कुल, गुरुजी आपने बहुत स्पष्टता से बहुत ये रहस्य सुलझा दिया कि क्यों। गुरुजी एक बात बताइए, जैसे महिलाएँ जो हैं बिंदी लगा लेती हैं काले रंग की, क्या वो भी ध्यान रखें? तो मतलब नहीं, साथ में प्रश्न। मैं बताता हूँ, सुनिए। जी। महिलाओं का बुध खाना नंबर 12 अशुभ नहीं है। जी। बुध क्या है? बेटी, बहन। बुध क्या है? बुआ। जी। बुध क्या है? फूफी।
लोगों को बुआ और फूफी का अंतर नहीं पता। बुआ होती है जिसकी शादी नहीं हुई, वो फूफी हो जाएगी जब शादी हो जाएगी। जी, जब जी। किताब पढ़ेंगे ना, उन्होंने लिखा हुआ है बुआ और फूफी, तो लोग सोचते हैं ये है क्या? तो ये मुझे भी पंडित आज जी जो जी गुरुजी, मुझे भी आज ही क्लियर हुए। जब आप किताब पढ़ेंगी ना लाल किताब, जी, तो जी, जहाँ भी बुद्ध का जिक्र है, वहाँ उन्होंने बेटी, बहन कई जगह दी लिख दिया, क्योंकि वो पंजाब पंजाब के हैं ना पंडित रूपचंद जी। तो उस जी, समय उर्दू भी ज़्यादा चलती थी, फारसी भी चलती थी। लाल किताब को समझने के लिए वोकैबुलरी बहुत होनी चाहिए, उर्दू, फारसी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ये तो रिश्ता है ना बुआ-फूफी, तो लोग नहीं समझ पाते। जी। बुआ जो कुंवारी है, फूफी ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ फुफड़ हो तो ही फूफी है ना वो। जी, 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 हाँ, तो बिल्कुल। वो बुआ ही फूफी होती है जब उसकी शादी हो जाती है। तो जी, बुद्ध जो है, ये बेटी है, बहन है, फूफी या जो भी कह सकते ये है। तो जी, महिलाओं का अशुभ इसलिए नहीं होता कि ये शादी हो जाती है इनकी महिलाओं की, तो जब ये शुक्र का रूप ले लेती है, किसी के लिए शुक्र बन जाती है। जी, तो खाना नंबर 12 का शुक्र ऊंच होता है, जी, इसलिए ये अशुभ प्रभाव नहीं देते, जी, क्योंकि जब शादी हो जानी है तो ये शुक्र बन जाएगी। लेकिन पंडित जी लाल किताब में यही लिखते हैं कि बुध खाना नंबर 12 वाले की बेटी, बहन, बुआ, जो कोई भी जब भी वो मायके आ तब वो बुध है, तब वो दुखी और परेशान रहेगी। तो जब वो ससुराल चल जाएंगे तब वो शुक्र है, तब वो शुक्र ऊंच का होके बुध 12 वाले की आप अक्सर देखिए, जितनी भी बहन या बेटी है ससुराल में आपको सुखी मिलेगी, मायके में जैसे ही आएंगी वो परेशान, या तो भाई की चिंता है, या भाभी की चिंता है, या बच्चों की चिंता है, तेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, तू कुछ करता नहीं है, वो वहां आके टेंशन ले लेगी, जिसे कहते हैं कि उसका प्यार बहुत ज्यादा है भाई के साथ या बाप के साथ। उस परिवार में आके वो कल्पती रहेगी शादी के बाद बेटी, अगर बुध 12 वाले की घर आएगी तो अपने घर में वो खुशहाल है, खुश है, कोई चिंता नहीं है उसे। जी, बुध 12 महिला का, जैसे मैंने भी कहा, अच्छा बोला है पंडित जी ने, बुध 12 पुरुष के लिए ठीक नहीं बोला जी, गया। लेकिन कहते हैं अगर बुध 12 वाले की शादी बुध 12 से ही हो जाए, जो मैच मेकिंग है ना, ये एक बहुत तगड़ा नियम है कि जी, बुध 12 वाले की शादी बुध 12 वाले के साथ ना की जाए, नहीं तो वो भी कल्पती ही रहेगी, जोड़ा कल्पता ही रहेगा। जी, तो मैच मेकिंग के समय जो वैदिक ज्योतिष करते हैं या प्राशर कह देते हैं या पुरातन ज्योतिष ज्योतिष की कोई भी विधा करते हैं, बुध 12 वाले की शादी बुध 12 वाले के साथ बिल्कुल ना की जाए। अगर करनी है, अगर करनी है, तब वो कहते हैं कि दोनों में से एक का केतु ऊंच का हो जाए, तब करनी जायज मानी जाती है। मतलब राहु 3 हो, केतु खाना नंबर 9 में हो, तब अगर दोनों के परिवार सहमत हो, तो बहुत ज्यादा दुखी परिवार ना हो, हैंड टू माउथ वाले भी हो, जी, हैंड टू माउथ वाले भी हो, तो शादी कर दीजिए। कई बार बच्चे भी जिद करते हैं, जी, मतलब औलाद तो आ जाए, केतु अच्छा हो, केतु अच्छा हो, तब औलाद भी मिल जाती है, आगे बढ़ने के चांस भी बन जाते हैं जोड़े के। तो लाल किताब का एक और भी चैप्टर है शादी को लेकर। बुध 12 वाले की आप बात चलाई आपने, तो बुध 12 वाले की शादी बुध 12 के साथ बिल्कुल ना की जाए। जी, महिलाओं के लिए बुध अशुभ नहीं होता, जी, महिलाओं के लिए बुध शुभ फल देता है। और ज्योतिष ज्यादातर पुरुष को सामने रख के लिखा गया है। आज की डेट में महिलाएं भी वर्किंग हो गई हैं, पहले नहीं होती थी, जी, पहले इतने पढ़ती भी नहीं थी। ज्योतिष कोई आज नहीं लिखेगा, हजारों साल पहले लिखा गया है, बिल्कुल, हजारों साल पहले लिखा गया है। तो बुध 12 वाले को राख का तिल तब लगाना है जब बाप ना हो, तो जी, वो लगाए, बेहिचक लगाए। तब खाना नंबर 8, 10, 9 कोई देखने की जरूरत नहीं है, उसको राहत
मिलनी शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार आएगा। जी, जी गुरुजी। मेरा भी बुध 12 है गुरुजी वैसे। और मैंने ना ये देखा है, अक्सर अक्सर लोग जो भी है ना, जो भी है, जिनको भी ज्ञान है, वो ज्यादातर कई बार अपनी ही जन्म कुंडली की ज्यादा चर्चा कर लेते हैं, या अपने ही घर की जो इशू होते हैं उनको सामने रख के कि कुछ ज्ञान मिल जाए। तो जी, आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए बुध अशुभ नहीं है, तो जी, जी महिलाओं गुरु का अशुभ है ही नहीं। नहीं है। जी गुरुजी। नहीं वो आपने जो है बात में ही ये बुध 12 बताया। वैसे मैं ओवरऑल सभी व्यूअर्स का ही पूछ रही हूँ गुरुजी, जो समस्याएँ हाँ, हैं। मैंने बता दी, लेकिन एक बात और बता दूं, बुध 12 सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच जिनका जन्म होता है, उनका किसी का भी हो सकता है, जी, क्योंकि कई बार ये सूरज के आगे होता है, कई बार सूरज के पीछे भी होता है, तो जी कई बार बिल्कुल। 2 ग्रहों का भी अंतर होता है। तो ये मान के चलिए, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं, बुध खाना नंबर 12 में हो सकता है। तो गुरुजी एक और सवाल आता है कि कहते हैं कि फ़कीरों से, साधु से, महात्माओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। वो कई बार उनकी झोली में पता नहीं क्या है, वो क्या दे दें आपको, क्या धागा दे दें आपकी ज़िंदगी या आपका भाग्य बदल जाए। तो गुरुजी यहाँ पर लाल किताब कई लोगों को ये भी मना कर देती है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि आपने किसी फ़कीर से, साधु से, महात्मा से कोई धागा, तावीज़, कोई भभूति कुछ नहीं लेना। तो इसका क्या कारण है? ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है? वो है जब बुध खाना नंबर 9 में हो, जी। 9th हाउस का बुध वर्ष फल में जब बुध 11 में आता है, तब मनाही है कि जी। धागा, तवीज़, विभूति, भस्म, पंजाबी कहते कोई ओपरी चीज़ हुँ, जी। नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी बुध 11 वाले ने करना क्या धागा तवीज़ लेके? जैसे कि पहले कहा है, हर बात हर व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी बातें हर व्यक्ति के लिए भी हैं, कि हर व्यक्ति को वो बातें कर लेनी चाहिए, वो कर लेनी चाहिए। कुछ ग्रह भी कहते हैं अच्छी बातों के लिए, कुछ वैसे ही हमारे संस्कारों में अच्छी बातों का है। तो किसी साधु संत फकीर से वो कहते हैं कि अब बुध बृहस्पति का रूप लेकर बर्बाद करेगा। धागा तवीज जो कुछ भी है ना, जी। ये एक तरह से बिगड़ा हुआ बृहस्पति कह लीजिए, बिगड़ा हुआ बुध कह लीजिए, क्योंकि जो उपदेश देता है ना, एक तो रटा रटाया बोलता है। बुध और बृहस्पति का उपदेश जो है ना, उसमें बारीक सा अंतर है। जैसे गुस्से और जिद में अंतर होता है ना, तो समझ नहीं आती ये जिद है या गुस्सा है, या गुस्से की वजह से जिद आ गई या जिद की वजह से गुस्सा आ गया। ये जुड़ी हुई बातें हैं। प्रवचन दे रहा है कोई, नकली साधु दे रहा है या असली साधु दे रहा है, किसी को नहीं पता चलता। तो यही वो कह रहे हैं कि ये बुध खाना नंबर 9 का जब खाना नंबर 11 में आएगा, उस साल कोई धागा, तवीज, विभूति, भस्म राह चलते अक्सर ना, देखिए अपनी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि गली मोहल्लों में ना साधु संत घूमते रहते हैं, कोई ना कोई चीज दुकानदार को दे देते, ले भी रख ले गले में, तेरे गले में बरकत होगी। हाँ जी। ये गिद्दड़ सिंगी है, ये रुद्राक्ष है, ये धागा बांध लो। जो लोग जिनका भी बुध खाना नंबर 11 में वैसे भी है, मैं कहता हूँ अवॉइड ही करें, अवॉइड ही करें। किसी मौलवी बाबा के पास जाना, उसने कोई यंत्र बना के दे दिया, कोई धागा दे दिया, मत लो, मत लो, मत लो। ये नुकसान करेगा। जिस काम के लिए धागा, तवीज, यंत्र, विभूति, भस्म घर में आएगी, जी। वो काम सिरे नहीं चढ़ेगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बच्चों की मन्नत मांगते हैं, लेकिन वहां जो गद्दी पे साधु बैठा हुआ है, कोई पंडित बैठा है, फकीर बैठा है, वो धागा दे देता है, होता ही नहीं है, बच्चा ही नहीं होता। वो आता है पेट में तो मिसकैरेज, टर्मिनेशन कुछ भी हो सकता है, अबॉर्शन कराना पड़ सकता है, टर्मिनेट करवाना पड़ सकता है, या वैसे ही मिसकैरेज हो जाता है। जी। पुराने जमाने में अक्सर आप देखिए कि बच्चा जब दुनिया में आता था, तो कई तरह के शारीरिक रोग जन्मजात ही होते थे। हुँ, किसी का ब्रेन डेवलप नहीं है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम है,
जी। आजकल लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निक आ गई है कि बच्चा पेट में है, उसके ऑर्गन कंप्लीट हैं, किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब पता चल जाता है। डॉक्टर पहले बता देते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, आप इसको टर्मिनेट करवा लो, ये नहीं तो सारी उम्र आपके लिए बोझ बनेगा। आप देखें जो लोग नर्सिंग होम चलाते हैं, उनके पास अक्सर इस तरह के केस आते रहते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। जब तक 2 डॉक्टर की रिपोर्ट साथ ना हो, तब तक वो टर्मिनेट नहीं करते। एबॉर्शन जिसे आम भाषा में एबॉर्शन कह देते हैं, मेडिकल में इसे कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कह देते हैं, जो मेडिकल द्वारा की जाती है। जो खुद हो जाती है वो मिसकैरेज होता है। बच्चा जिस पेट में बच्चा है, सीढ़ियों जी। से गिर गई, फिसल गई या कुछ भी हो, वो मिसकैरेज हो जाता है। कि डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि ये बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो इसको ना रखने में ही भलाई है। पुराने जमाने में तो ये होता ही नहीं था। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं किन जन्मों की सजा मिली है। वो बच्चों के बारे में बहुत विस्तार से जिक्र किया गया लाल किताब में। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग चैप्टर है। हम अपने विषय पर ही रहें, मतलब जी। धागा तवीज, नहीं। बुध 11 वाला और बुध 9 वाला, मैं कहता हूँ सारी उम्र ही ना ले तो अच्छा, चाहे 11 में आया या नहीं आया। ये जी। खराब करता है, बहुत अशुभ प्रभाव देता है। जी। जी, गुरुजी जैसे कि आपने कहा कि लेना नहीं चलते-फिरते, जैसे मान लो आपके कोई कुल के गुरु होते हैं, साधु होते हैं जो आपके मतलब कुल गुरु होते हैं, उनसे तो ले सकते हैं? उनसे तो लेने में कोई मैं वहाँ भी अवॉइड करवाऊँगा, वहाँ भी अच्छा, अवॉइड करूँगा। वहाँ भी नहीं। मैं जी। हाँ, मैं ऐसे लोगों को वहाँ जाने के लिए भी मना कर देता हूँ कि जहाँ जाके वो कोई विभूति भस्म ले आते हैं खुद ही, जी। कि वहाँ जाते हैं, वहाँ विभूति भस्म मिलती है, घर में रखी है, चाटते हैं, रोज़ खाते हैं या कुछ भी करते हैं, मैं मना कर देता हूँ। ख़ास जी, करके जब 9 का 11 में तो 100% मैं मना करता हूँ वहाँ। गुरुजी एक और सवाल है कि कई बार ऐसा वैसे हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ जाने से ना काम बन जाता है, हम कहीं जाएँ। तो ऐसा होता है गुरुजी कि किसी कोई पहचान हो सकती है कि हम कहीं काम पे जा रहे हैं और नहीं, वो काम का मैं बताता हूँ, कहाँ जाना है? कोर्ट जाने के लिए कुछ और नियम लगेगा, हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ और नियम लगेगा, कोई डील अच्छा, करने जा रहे हैं तो कोई और नियम लगेगा। कहाँ प्रभाव डालना है कि मेरा काम बन जाए? फिर तो ये यूनिवर्सली हो जाएगा ना कि मैं इसको साथ ले जाऊँ, रामलाल मेरे लिए बहुत शुभ है। तो रामलाल भी हर जगह के लिए शुभ नहीं हो सकता है ना। कोर्ट कचहरी में जाना है तो आपने किसको लेके जाना है साथ? जी, कौन किस प्रभाव डालेगा जज पे? वहाँ उसको कौन जीत सकता है बताइए? राजा के पास जाना है तो वहाँ कैसे प्रभाव पड़ेगा? फिर तो उसका सेनापति समझे? जी, या जी, आपने जी, नौकरी के लिए जाना है, जी। तो वहाँ किसको लेके जाना है? इंटरव्यू तो आपने देनी है। जिसको साथ लेके गए हैं वो तो बाहर बैठेगा, वो थोड़ी इंटरव्यू देगा। लेकिन जज के सामने तो कोई बैठ सकता है ना कुर्सी पे। कहाँ बैठ सकते राजा के दरबार में तो कोई खड़ा हो सकता है ना। जी, तो ये इसीलिए कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, तो जब किसी ने किसी खास काम के लिए जाना होता है, वो चाहता है कि वहाँ जाके मेरी जीत हो, मुझे सिलेक्शन हो जाए, ये डील मुझे मिल जाए। तो जी, उसके लिए मौके के अनुसार, दिन के अनुसार, जन्म कुंडली का कौन-सा महीना वर्ष फल का कौन-सा महीना चल रहा है और किस तरह के व्यक्ति को साथ लेके जाए कि वो कामयाब हो जाए। तो एक यूनिवर्सल बात मैं बता देता हूँ, जिस जी, कुंडली में सूर्य और गुरु एक साथ हैं, वो बाप-बेटा एक साथ जाएँ, जहाँ भी जाना है। चाहे कोर्ट जा रहे हैं, चाहे राजा के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जहाँ जाएँगे जीत के आएँगे। एक शेर कहते काबू नहीं आता, एक शेर जंगल का राजा होता है। सूर्य गुरु को 2 शेरों की जोड़ी बोला गया है। जी, ये बाप बेटा कहीं भी जाएँगे जीत के आएँगे। जिसका सूर्य और गुरु जन्म कुंडली में एक साथ है वो बीच हो गया, उसका बाप उसका बेटा। बाप नहीं है तो अपने बेटे के साथ जाए, बाप है तो बाप के साथ जाए। कहते बाप बाप अगर मुश्किल में आ गया तो बेटे के साथ चला जाए, बेटा अगर मुश्किल में आ गया तो बाप के साथ चला जाए।
मतलब जिस व्यक्ति का सूर्य गुरु एक साथ है, चाहे उसका बाप उसको साथ ले जाए, चाहे उसका बेटा उसको साथ ले जाए, चाहे वो बाप के साथ चला जाए, चाहे वो बेटे के साथ चला जाए, जीत के आएंगे। जैसे कि आपने कहा कि सूर्य गुरु जिसका इकट्ठा है वो अपने पिता को लेके सूर्य जाएंगे। गुरु पिता हाँ को जी, या बेटे को। बेटे को साथ लेके अगर जाएंगे। बेटे को दिक्कत है तो बाप का अगर सूर्य गुरु एक साथ है तो वो अपने बाप को साथ ले जाए। जी, हाँ, अगर अगर बेटे का सूर्य गुरु एक साथ है तो बेटे को साथ ले जाए। साथ ले जाए। जी, मतलब ये जिसका भी सूर्य गुरु एक एक साथ है, वो चाहे बेटे के साथ चला जाए, चाहे बाप के साथ चला जाए, चाहे बेटा उसको साथ ले जाए, चाहे बाप साथ ले जाए, जीत कर आएंगे। कहते कि जो जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हर तरह की मुसीबत टल जाएगी, बीमारी भी पास नहीं आती। अगर एक बीमार है, दोनों को एक साथ सुलाना शुरू कर दीजिए, अच्छा, ठीक हो जाएंगे। मतलब वो जीत जाएंगे। बेटा बाप का बिस्तर प्रयोग करे, बाप बेटे का प्रयोग करे, ये जल्दी बीमार भी नहीं होते। जी, ये और अगर एक दूसरे से मिल के काम करेंगे, एक दूसरे की सलाह से चलेंगे, तब तो सारी दुनिया जीत ले, सारी दुनिया जीत ले। जी, जिसका चलिए सूर्य गुरु एक साथ है उसे और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। चलिए ये इस युति को वालों को भी सारी सारी दुनिया जीत ली। जी, हाँ, बहुत बढ़िया गुरुजी। गुरुजी जैसे कि ये कहा जाता है कि भई हम अपनी बात किसी से शेयर तो करते ही हैं, किसी से बात, लेकिन जी। लाल किताब कहती है कि जैसे कि चंद्र 5 है तो आपने अपनी बात या अपना राज़ किसी को नहीं बताना। तो इसका क्या कारण है? वो और अगर उन्होंने ये कहा है कि किसी बात का ढिंढोरा मत पीटो, जिस जी, बात का ढिंढोरा पीटोगे वो काम नहीं बनेगा। चंद्र 5 वाले के लिए ये हिदायत है। जो भी करना है चुपचाप करो। पंजाबी च कहंदे ने चंद्रमा चढ़ेगा तो सारी दुनिया देख लेगी। मैं क्यों शोर मचाने लग जाऊं कि साथ वाली कोठी मैंने लेनी है, ये सामने मकान बिक रहा है मैंने लेना है, मेरी सेटिंग होगी ऑफिसर लोगों से या बॉस से, वो मुझे प्रमोशन दे देगा, कोई तो बोल ही देगा ना। सारा जमाना दुश्मन है। वो मन के भेद देने, खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, शोर मचाना ही क्यों है। जब प्रमोशन होगी सारी दुनिया को पता चल ही जाएगा, जब चंद्रमा चढ़ गया। मैं क्यों कहूं कि आज 8:20 पे चंद्रमा चढ़ता, सारी दुनिया को पता है। तो वो कहते हैं कुछ बातें छुपा के रख लो। लेकिन चंद्र 5 वाले के लिए साथ में ये भी लिखा है कि अगर किसी का बुरा भी करना है तो सलाह जरूर ले लो। सलाह कोई लेके सलाह कर सलाह सलाह ले लो, किसी का अहित करना है तो ये भी तो शोर मच जाएगा ना कि मैंने रामलाल के विरुद्ध एक एप्लीकेशन लिखने लगा हूँ बॉस को, तो कोई कह ही देगा रामलाल ने तेरा क्या बिगाड़ा, तू ना कर। मतलब फिर बात मान भी लो। अगर वो 20 व्यक्तियों से बात करेगा कि रामलाल के लिए मैंने लेटर लिखना, तो लिखा किसी और ने, फंस गया वो। तो पूरा करते समय किसी से सलाह ले लो। कहते और कुछ नहीं तो दीवार से ही सलाह ले लो। चंद्र 5 वाला जितना अपनी प्लानिंग, जितने काम छुप के करेगा उतनी ही कामयाबी उसे मिलेगी। शोर नहीं मचाना। वहाँ श्योर कुछ बातें शेयर तो की जा सकती है ना किसी के साथ, किसी के साथ तो जने खने ना ले कि ये साथ वाला मकान बिक रहा है, सामने वाला मकान बिक रहा है, ये मैंने ले लेना है। वो और सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट गया कि ये मकान वो खरीद रहा है, जिसने बेचना है वो देगा ही नहीं। वो सोचेगा मेरी इंसल्ट होगी, मैंने तो पड़ोसी को मकान बेच दिया। कुछ काम चुपचाप कर लेने चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बुरा करना है तब सलाह जरूर कर ले, तब कि सलाह कर कोई पंजाबी अकल दी सलाह ही मिल जाएगी बिना। जी, जी गुरुजी बहुत बढ़िया। गुरुजी जैसे कि कोई आम इंसान है जिसे ज्योतिष के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो बिल्कुल ठीक है। वो कैसे उसको पता चल सकता है कि मेरा कौन-सा ग्रह खराब है? मैं किस ग्रह की मतलब उसको अच्छा करने के लिए उपाय करूँ या कैसे पता चल सकता है कि मेरा बृहस्पति खराब है या मेरा मंगल वो खराब है? वो तो हालात बताते हैं ना। हर जी, ग्रह के लिए हर रिश्ता है। जिसकी बेटी, बहन, बुआ, फूफी, मौसी दुखी है तो उसका बुध खराब है। पहले तो रिश्ता देखो कि जी, हर ग्रह के लिए रिश्ता दिया गया है। मंगल के लिए भाई, जी, सूर्य के लिए बाप, बृहस्पति के लिए बाप दादा,
शनि के लिए चाचा, राहु के लिए ससुराल, केतु के लिए बेटा, शुक्र के लिए पत्नी, उनकी क्या हालत है, उनका क्या स्टेटस है। जो ग्रह अशुभ प्रभाव में है, तो पंडित जी ने, रूपचंद जोशी जी ने, कि वो ग्रह अशुभ है जिसका रिश्तेदार आपको अशुभ, दुखी, परेशान, तंग दिखाई देता है, मतलब वो ग्रह आपका ठीक नहीं है। दूसरे, जिसकी नजर खराब है, तो जी। उसका शनि खराब हो सकता है, चंद्र खराब हो सकता है। दाई आंख के लिए शायद सूर्य लिखा गया है, बाई के लिए चंद्र लिखा गया है, तो जिसकी दाई आंख खराब है तो उसका भी सूर्य खराब है। बाई खराब है, बाई में कोई विजन कम है, तो उसका चंद्र खराब है। जिसको पेशाब के रोग हैं उसका केतु खराब है। जिसको खून के रोग हैं, पेट के रोग हैं, उसका मंगल खराब है। जिसकी पत्नी बीमार रहती है, पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं है, उसका शुक्र खराब है। जिसके पास पैसा ही नहीं है, उसके तो सारे ग्रह खराब है, समझिए, जी। दरिद्रता जो है। तो पर्टिकुलर हम कैसे देखेंगे वो क्या समस्या लेके आया है, व्यक्ति किस तरह के हालात का शिकार है, वो जी। पता चल जाता है। अब इसकी शुभता भी बताई गई है। मैं जी। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। कहते हैं सूर्य अच्छे वाले का शरीर का कोई अंग भंग नहीं होगा। जब शरीर का कोई अंग भंग है, चाहे जन्मजात, चाहे बाद में एक्सीडेंट से कोई कट गया, चाहे इतनी सी उंगल कट गई, चाहे डॉक्टरों ने कह दिया तू बचेगा नहीं, मतलब उसका सूर्य खराब है। या जब ऑपरेशन हो गया, कोई अंग काट दिया गया, तो तब से ही सूर्य खराब हो गया। तो कुछ निशानियां, कुछ बातें जब व्यक्ति सामने आके बैठता है ना, तो पता चल जाता है। मर्द, अगर उसकी गर्दन लंबी है तो अशुभ है, महिला की गर्दन लंबी है तो शुभ है, वो हर तरह के सुख पाती है। जी। मर्द की गर्दन लंबी नहीं मानी गई, अच्छी मानी गई। अच्छा। तो जी। ऐसे ही फोरहेड, फोरहेड की शेप किस तरह की है, लंबाई में है, चौड़ाई में है, उभार कहाँ है, मतलब जब व्यक्ति खुद जाता है ना, तो पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का शायद ये ग्रह खराब है। जिसकी चाल खराब हो गई, जी। बैसाखियां लग गई, या कोई सहारा लेके चलने लगे, तो केतु खराब है। जब कोई व्यक्ति कोई समस्या बताता है, तो जन्म कुंडली है नहीं, हर समस्या किसी ना ग्रह को, किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही वो समस्या किसी ना किसी कुंडली के 12 भाव में से किसी ना किसी भाव के लिए भी रिप्रेजेंट करती है। जब हम केमिस्ट के पास जाते हैं ना, वो डॉक्टर नहीं है, हम्म। या केमिस्ट डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर तो नहीं है ना। वो रिकमेंडेड दवाई देता है। जी। हम कहते हैं कि मेरी दांत दर्द है, दाढ़ दर्द है, तो वो चले जा। एक खुराक खुराक बना के दे देता है, आराम मिल हुँ। जाता है। जी। लेकिन अगर उसको ये कहें मेरी दाढ़ भी दर्द है, मेरी पीठ भी दर्द है, मेरा पेट भी दर्द है, वो कहेगा फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ। जी, बिल्कुल। जब व्यक्ति 20 तरह की प्रॉब्लम लेके आएगा, तो फिर हम कहते हैं कि अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा। जब व्यक्ति सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही, मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, बेटा नहीं हो रहा, शरीर ठीक नहीं रह रहा, दवाई खा रहा हूं, तब कुंडली की भी जरूरत नहीं होती। जब व्यक्ति इस तरह का मेरे पास आता है, तो मैं कहता हूं तू ये समझ ले, तू केमिस्ट के पास दवाई लेने गया, इसके बाद बोता, पंजाबी बोलना ना मैं वहां, कि बोता खिलाना ना पाए, जी। अपनी एक समस्या बताओ और उसका हल ले जाओ। तो ये पंडित जी ने लिखी हुई है बातें, लिखी हुई है ना। जब आप रोज एक काम करते, केमिस्ट जब रोज दवाई देता है, तो उसे उसके साल्ट और साल्ट के लाभ पता है, जी। उसी हिसाब से वो एक खुराक बना के दे देता है। जब व्यक्ति मेरे पास आके ये कहता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, सोना बेचने की नौबत आ गई है, जब वो सोना शब्द यूज करेगा, सोना, तो हम मान जाए, समझ जाएंगे ये बृहस्पति अशुभ के प्रभाव में आ गया है। जन्म कुंडली है नहीं, तब हम कहेंगे केसर का तिलक लगाओ, जी। अच्छा व्यवहार करो, मंदिर जाना शुरू कर दो, अपने गुरु के पास जाओ, पीपल की सेवा करो, मतलब जो बृहस्पति के आर्टिकल जितने भी हैं, जी। उनसे
नजदीकी बनाए, उनकी सेवा करे, उनका आशीर्वाद ले, तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति अगर खुद पहचानना चाहे, तो जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपने हालात देख के समझ जाते हैं। ज्यादातर व्यक्तियों के खुद के पास उनकी समस्या का हल होता है। हमने वो एक रास्ता खोलना है। व्यक्ति आता है कि उसने बच्चे की शादी रख ली, जी, मकान खरीदना है, जी, मतलब उसे पैसे की जरूरत है, किसी काम के लिए उसे पैसे की जरूरत है। हवा से तो पैसे आएंगे नहीं ना, ना ही वो जिसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के पैसे आ जाने हैं। तो हम पूछते हैं, भाई तू बता कि तेरे को जो 2 लाख चाहिए, तेरे को कौन दे सकता है? क्या किसी ने हामी भरी है? आजकल वो इनकार कर रहा है, वो कहते हैं जी मेरी बहन ने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगी, तू बेटी की शादी रख ले, तू मकान का सौदा कर ले, तू गाड़ी ले ले, तू ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर बना ले, जिन्हों पंजाबी जैसी चुबारा कहने हैं। तो किसी उम्मीद से ही व्यक्ति कोई काम करता है ना। अगर वो कहते हैं कि उसकी बहन ने उसके लिए हामी भरी थी, बाप के पास पैसा है वो इस समय दे नहीं रहा, तो हम जो बहन के लिए गया है बुध, तो उसको बुध अच्छा करने के उपाय दे देते हैं, घर में मंगल कार्य हो जाए इसके लिए सुझाव दे देते हैं, जिससे कि वो निर्विघ्न हो जाए, बहन उसकी मदद कर दे। मतलब उसके पास रास्ता है। अगर उसने बिना किसी से बात किए, बिना किसी से हामी लिए 50 लाख का मैरिज पैलेस बुक कर लिए, तो 2 लाख अपने पास है, तो 48 लाख नहीं आए। 45 लाख है तो 5 लाख तो कोई दे ही देगा ना। बाप दे जी, देगा, बहन दे देगी, भाभी दे देगी, भाई दे देगा, कहीं से तो दुनिया में संगी साथी दे देंगे। तो मतलब ये है कि जहां से भी लेना है वो हम उससे पूछते हैं कि बताओ कौन मदद कर सकता है, ताकि वो रास्ता हम खोल दें। जिसे जी, कहते हैं एप्लीकेशन तो लिखनी पड़ती है ना। अगर छुट्टी भी बिल्कुल लेनी तो एप्लीकेशन तो लिखेंगे ना। लिखेंगे। तो जाएगी तो प्रिंसिपल के पास ही ना, या बॉस के पास ही, या हाँ एचआर के पास। जी, तो उसकी फेवर में तो कोई होगा ना। हुँ, तो बिल्कुल। यही, तो उसकी बहन कह रही है आज मेरे पास पैसे नहीं, 4 दिन रुक जाए। वो डरा हुआ है, हो सकता है बहन ने दे ही देने हो, वो डरा हुआ है, डरा हुआ है। उसके पास हल तो है, लेकिन वो हमारे पास उसको थोड़ा सा पक्का करने के लिए आता है। हम कुछ हुँ, उपाय जिससे कि बुध अच्छा हो जाए उसकी मदद कर दे, हुँ, मंगल भाई मदद कर दे, शनि चाचा मदद कर दे, जो रिश्ता वो बोलता है उसको फेवर में ले आते हैं। तो जब तक आप नहीं बताएंगी, मुझे तो कल ही चाहिए 2 लाख, आप दे दो, पंडित जी तो कभी नहीं देंगे अपनी दराज खोल के, ना ही अपना चेक देंगे, ना ही वो अपना एटीएम कार्ड उसे देंगे, जा तू ले ले। जी। क्या निशानियाँ हैं कि हमें पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा ग्रह खराब है? कुंडली देखने का तो एक आपका डीप तरीका है ही, लेकिन वैसे मोटे तौर पे हम देख सकते हैं कि कौन-सा ग्रह हमारा खराब है। जैसे आप क्या कुछ हाँ, मैं बताता हूँ, कई बार व्यक्ति को देख के पता चल जाता है कि जी, इसका ये ग्रह खराब है, जैसे आपने देख लिया कि इसका चंद्र खराब है, तो किसी का भी। आप किसी का भी, तो क्या कोई एक आधा मतलब 1-2 आप आसान से उपाय बता सकते हैं कि दर्शक जो हैं हमारे व्यूअर समझ जाएँ कि अगर किसी किसी का चंद्रमा खराब है परिवार के परिवार के जितने बुजुर्ग हैं, खास जी, करके महिलाएं, उनके चरण स्पर्श करके उनकी ब्लेसिंग लेते रहने से जी, चंद्र बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव में आ जाता है। जी, मतलब माँ की रिस्पेक्ट करनी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। नहीं करनी। घर से निकलते समय चरण स्पर्श करके जाओ, जी, घर जब आते हो तब चरण स्पर्श करो। चंद्र कभी भी अशुभ नहीं है, प्रभाव देगा। माँ, दादी, नानी की उम्र की महिलाओं के चरण स्पर्श करें। परिवार में अगर नहीं है, तब उनकी उम्र की महिलाओं के चरण स्पर्श करके उनकी ब्लेसिंग लेते रहने से चंद्र बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव में आ जी, जाता है। जी, चंद्र तो वैसे ही शुभ है, जी, क्योंकि पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, ब्लेसिंग लीजिए, चंद्र ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। जी, गुरुजी जैसे कि मतलब मैंने सुना है कि जैसे कि हम दूध का पनीर बना लेते हैं, तो क्या उससे चंद्र खराब हो जाता है घर के? अटेंशन अटेंशन जब बनाएंगे तब जी, चंद्र खराब हो जाएगा।
जी, खुद बन जाए तो अलग, मतलब अब कोई वो दिक्कत देखिए, वो तो आपके हाथ में है नहीं है ना, नहीं है। तब फेंकना क्यों, तब आप बना लीजिए, तब बना ठीक है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अटेंशन तो नहीं। नहीं जिनके बनाए। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र के साथ कोई भी अशुभ ग्रह बैठा है, केतु जी, है, शनि हुँ, है, राहु है, जी, या चंद्र इनके घरों में गया हुआ है, जैसे कि खाना नंबर 8, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, खाना नंबर 6, तब जी, ये काम बिल्कुल ना किया जाए। और रात के समय दूध भी ना पिया जाए। रात के जी, समय दूध पीने से भी, जब जन्म कुंडली में चंद्र अशुभ है, ये और अशुभ हो जाएगा। तो चंद्र को शुभ करने के लिए रात के समय दूध ना पिया जाए, वो बहुत बढ़िया है। जैसे चंद्र और केतु जिस जन्म कुंडली में एक साथ हैं, वो तो भूलकर भी टेंसली पनीर बिल्कुल ना बनाए, बनाना शेक बिल्कुल ना ले, बनाना शेक भी ना ले, ये भी अच्छा, चंद्र केतु मिल जाती है, ये भी अशुभ प्रभाव देंगे। ऐसे कुछ जैसे आपने चंद्रमा के बारे में बताया, ऐसे ही अगर सूर्य किसी का खराब है, तो वो क्या सूर्य कर सकते खराब, राज दरबार की खराबियां आएंगी, हैं? नौकरी जी, टिकेगी नहीं। तब सूर्य के लिए गायत्री मंत्र है, जी, सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है, दान पुण्य करना है, ये करिए। जी, ये असल ठीक, में ये हमारे संस्कारों में है। हमारे संस्कारों में जो बातें हैं, उनसे आपके के सब ग्रह ठीक हो जाते हैं। मोटा मोटा अगर इसको ज्योतिष के साथ जोड़ेंगे तो भी हमारे लिए नियम बनाए गए थे, क्योंकि पहले तो हर व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता ही नहीं था। तो हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने कुछ नियम इस तरह के बना दिए, जिससे कि कोई ग्रह अशुभ ना हो। हाँ, जी, हमारे बच्चों में संस्कार डाल दिए गए कि माँ बाप के चरण स्पर्श करो, झूठ ना बोलो, सबकी रिस्पेक्ट करो, इन्हीं से ग्रह अच्छे हो जाते हैं ना। आप कहते चंद्र कैसे अच्छा होगा, तो मैंने कहा कि बुजुर्गों के चरण स्पर्श करो। स्पष्ट कर तो ये जी, वही बातें हैं, संस्कारों में दे दी गई है कुछ बातें। हम लोग सूर्य को जल देते हैं, रोजाना महिलाएं भी देती हैं, पुरुष भी देते हैं, ये सूर्य को अच्छा करने के लिए है। संस्कार जो हमारे बनाए गए, वो हमारे ग्रहों को शुभ करने के लिए ही बनाए गए थे। हर व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता नहीं था। आजकल तो मेरे ख्याल से कहते ने भी, पुराने जमाने के कहते भी ये करो तो ये होता है। तो आज मैं कहता हूँ कि आप किसी का भी दरवाजा खटखटाओ तो अंदर से एक ज्योतिषी निकल ही आएगा। एक ही बात से, एक ही ग्रह से कुंडली बिगड़ तो जाती है, जी, लेकिन एक ही ग्रह से सारी कुंडली अच्छी नहीं हो सकती। उसके लिए सारे ग्रहों को अच्छा करना पड़ेगा। अगर वो ये सोचे कि सारी कुंडली ग्रह अच्छे हैं, तो मैं, मेरे डैडी नहीं है तो मैं काला तिलक लगाता जाऊं तो राजयोग हो गया, नहीं। लेकिन वो बुध का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा, पर्टिकुलर एक ग्रह का, सारी कुंडली के नहीं। और सारी कुंडली के ग्रह अच्छा करने के लिए पर्टिकुलर एक एक ग्रह को सोचिए ही ना। जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए नियम बना दिए, कोई भी नियम है जो आप बच्चों को देते हैं संस्कार, तो जी, ये संस्कारों से ही हमारे सारे के सारे ग्रह शुभ हो जाते हैं। पर्टिकुलर अगर किसी ग्रह की प्रॉब्लम है, तब पर्टिकुलर एक ग्रह के लिए अच्छे करनी चाहिए। गाय की सेवा, शुक्र अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल होता है। जिन घरों में जिनकी महिलाएं बीमार हैं, पत्नियां बीमार हैं, जिस घर की महिलाएं बीमार रहती हैं, वो गौशाला जाना शुरू कर दें, जाए गाय की सेवा करें, घर की महिलाओं को कुछ ना कुछ आराम मिलना शुरू हो जाएगा। घर की दीवारों पर सीलन है, कटी फटी दीवारें, तो महिलाएं सुखी नहीं रहती। वो दीवारें ठीक रखो, महिलाएं ठीक हो जाती हैं। मतलब जब हम किसी एक चीज के लिए पूछते हैं ना, तब उसके लिए हमें कोई रेमेडी, कोई उपाय, कोई सुझाव अलग से दिए जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कोई ग्रह खराब हो, तो उसके लिए हमारे सारे के सारे ग्रह खराब हो, उसके लिए हमारे संस्कार निर्धारित कर दिए गए थे। शरीर है, कोई समस्या तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे ना, शौकिया तो नहीं जाएंगे ना। तो ऐसे ही जब कोई ज्योतिषी के पास जाता है, समस्या लेके जाता है कि घर की महिलाएं बीमार रहती हैं। तो अब महिलाएं हैं, ये अकेला शुक्र नहीं है, महिलाएं में तो चंद्र भी आएगा, हुँ, माँ आएगी, बहन भी आएगी, बेटी भाभी भी आएगी, चंद्र में जी, सारी आ जाएंगी जब घर की महिलाएं ही बीमार रहती है। हुँ, हुँ, जी, जी, गुरुजी, जी, तो पुरुषों को तो कुछ नहीं कह रहे ग्रह, क्या शुक्र के किसी पुरुष का नहीं है, लेकिन महिला तो बीमार है ना। हुँ, वो
जिस घर की दीवारों पर सीलन होगी, हुँ। उस घर की महिलाएँ बीमार रहेंगी। जो साउथ वेस्ट मकान में रहते हैं, साउथ जी। वेस्ट में, उस घर की महिलाएँ बीमार होंगी। ये दीवार अच्छी नहीं लग रही। जितना भी मकान का प्लस्तर है, इसको शुक्र माना गया। तो ये अच्छा। खराब है तो शुक्र, घर की महिलाएँ खराब। टिप-टॉप रहना चाहिए ना शुक्र को। ठीक है गुरुजी। तो घर अपना ये चमकाओ। महिलाएँ हाँ, जी, ये शुक्र है प्लस्तर। वो जी, घर की शोभा बनती है और ये खाना बिल्कुल। नंबर 3 का है। जो घर के अंदर हमारा सामान है, लग्ज़री वाला जो कुछ भी है, वो खाना नंबर 3 को करता है। जितना भी सामान। एक अगर आप सोफ़ा बोलेंगे तो वो अलग ग्रह है। जो खाने की थाली आपके पास आ गई सज के, वो मंगल है। लेकिन रोटी जो है वो मंगल नहीं है। जो दाल है वो मंगल नहीं है। जी, जी गुरुजी, तो बड़ा गहरे आप हाँ, जब थाली आ गई ना खाने की बन के वो मंगल बन गया। जी, लेकिन जब रोटी है, दाल है, सब्जी है, मीट है चाहे कुछ भी है, जी, वो मंगल ही कहलाएगा। ऐसे ही घर की जो खूबसूरती के लिए सामान है, खूबसूरती दीवारों की खूबसूरती है, कुछ भी है, वो शुक्र है। लेकिन जो अंदर सामान रखा गया घर के लिए, सारा सामान, अलमारी है, सोफा है, एलईडी है, कुछ भी है, वो खाना नंबर 3 को रिप्रेजेंट करे। जिसका खाना नंबर 3 अच्छा होगा, प्लस्तर खराब हो गया, तो उसका शुक्र खराब हो गया। तो खाने ये तो आपने बहुत जैसे कहते हैं कि अब महिलाएँ जिस घर में सजी-सवरी रहती हैं, तो शुक्र अच्छा हो गया। तो शुक्र आपने अच्छा हो बताया गया। घर को भी ऐसे ही सजा-सवार के रखें, सजा के तो रखें, प्लस्तर वगैरह तोड़-फोड़ प्लस्तर में ना हो, दीवार हाँ जची जी, हुई होनी चाहिए। ये शनि है ना दीवार जी, तो इसको शनि भी की सजा महबूबा शुक्र। जी, जी, जी। बहुत, बहुत बढ़िया बात सर। तो प्लस्तर हो गया तो शुक्र जचा होगा। प्लस्तर ही नहीं है, कोई पेंटिंग अच्छी नहीं लगा रखी आपने, कुछ सजा नहीं रखा है, तो वो जी, नहीं बनेगी। घर जितना खूबसूरत होगा उतना ही। जी, 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 बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए जैसे कुंडली में भाग्य तो बदला नहीं जा सकता, ये तो है। बदला जा सकता है। आपको क्या किसी के छाती में या कोई प्लेट लेके आया कि उसके भाग्य में क्या लिखा है? सुना है कि भाग्य नहीं बदला जा सकता। नहीं, नहीं, आपको क्या पता उसके भाग्य में क्या लिखा है? वो जैसे आप देखेंगे कि इसके भाग्य में ये लिखा है, तो वो चीज़ बदली नहीं जा सकती। क्या प्रेडिक्ट बदली तो जा कोई भी कर सकता है ना, प्रेडिक्शन तो है ही नहीं ना। लेकिन अच्छा, व्यक्ति आया मेरे पास आया है तो अपने हालात सुधारने के लिए आया है ना, हुँ, जी, तो उसको हालात सुधारने के लिए मैं कहूँगा ना। तो अब कौन जी। निर्धारित करेगा कि इसके भाग्य में ये गाड़ी नहीं लिखी थी या लिखी हुई है? अगर भाग्य पे ही चलना है तो डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। फिर जाना ही क्यों है? मतलब काम तो आपको करना ही पड़ेगा। जी, अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ, ज्योतिषी के पास जा रहा हूँ, ये तो बहुत नामवर है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, तो मेरे घर में जिसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ कर पैसा आ जाएगा, तो नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो जब वो हमारे पास आता है, तो जन्म कुंडली तो अच्छी है, हम उसे एक ट्रैक पे ले आते हैं। तो वो कहेगा कि महाराज साहब ने मेरी किस्मत बदल दी। लेकिन आपकी बात सही है कि उसके भाग्य में ये था, लेकिन उसको जी, लेके कौन आया उस ट्रैक पे? एक ज्योतिषी। हुँ, बिल्कुल, रास्ता जी, अब ये कौन निर्धारित करेगा कि इसके भाग्य में गाड़ी थी या नहीं? वो तो यही कहेगा ना कि मैं महाजन साहब के पास गया, मैं राखी जी के पास गया, मैं शर्मा जी के पास गया, तो मेरे पास गाड़ी आ गई। मतलब वो ज्योतिषी ने उसे एक ट्रैक दे दिया बना के ग्रहों के अनुसार कि ये करिए, ये ना करिए। उसने फॉलो किया, मेहनत का फल मिलने लग गया। ज्योतिष के जो उपाय हैं, पंडित जी ने भी यही लिखा है कि जो रुकावट है वो दूर की जा रही है। उसे ये पता ही नहीं था कि रुकावट है। क्रेडिट तो वो देगा ना किसी को कि मैं उसके पास गया तो मेरा भाग्य चमका, तो इसीलिए मैं कह देता हूँ कि भाग्य बदल दिया। का भाग्य चलो मान लिया कि खराब ही है। आप कह रहे हैं कि बदल सकता है। चलो वो ज्योतिष के पास अच्छे ज्योतिषी के पास उसको रास्ता नहीं मिलता, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है मतलब वैसे ये लाल किताब से हट के प्रश्न है मेरा, क्या क्या कोई ऐसा पाठ है, कोई ऐसा कि हम करें और
भाग्य बदल जाए या किसी की कोई ऐसी समस्या जो आनी है वो ना आए, क्या ऐसा कोई दिव्य पाठ सुनिए है? मैं समझाता हूँ, राखी जी। आप जी, बात कर रही हैं रामलाल की, आप रामलाल की बात कर रही हैं, वो मेहनत कर रहा है, पर वो करता क्या है? नौकरी कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कोई बिजनेस कर रहा है? क्या आप बता सकती हैं आप मुझे? जी जो मुझे लगा आया मेरे पास, मतलब उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना, वो परेशान है। जी, परेशान है वो, कोई भी। लेकिन करता क्या है वो? पहले तो ये बताइए मुझे। जी, मुझे कोई मतलब करता आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब उसकी नहीं, ज़िंदगी मैं में क्यों मानूं? सवाल तो आपका है ना। जी, व्यक्ति मेरे पास आया है, सवाल जी, आपका है। जब वो कहता है कि मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, तो मैं पूछूंगा नहीं कि क्या करते हो? व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है कि पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पूछता है ना सुबह क्या खाया था। यूनिवर्सल तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि पहली बात हुई है कि जी, आप कहते हैं कि किसको साथ लेके जाएं, तो कहाँ जाना है? उसको मैंने कहाँ लाभ दिलाना है? क्या नौकरी में लाभ दिलवाना है, या बिजनेस में दिलवाना है, या वो या कोई प्रॉपर्टी डीलर कंसल्टेंसी करते हैं उसमें लाभ दिलवाना है? मेहनत और डेडिकेशन होनी चाहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। जी, एक लड़का या एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने, आप शायद हैरान होंगे कि वो बाप के पास ही आया था, तो वो कहते हैं महाजन साहब आपको डांट रहे हो। मैंने कहा क्या करते हो? कहते नौकरी करता हूँ, टिक टिक के नौकरी नहीं होती। मैंने पूछा 2 साल में कितनी जगह नौकरी कर ली? 2 साल में उसने 7-8 जगह बदल ली थी। क्या हर जगह उसे मालिक निकम्मा मिलेगा? ये बताइए। ये एक जगह मालिक निकम्मा मिल सकता है ना, हर जगह तो निकम्मा नहीं मिलेगा ना। मतलब वो जी, टिक के काम ही नहीं करना चाहता। एक लड़की ने 3 दिन काम किया, कहती जी मैं नहीं। मैं क्या हो गया? कहती मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं क्या दिल लगाने के लिए आ रही है क्या यहाँ? तो मतलब ये होता है कि हम काम क्या करें, कितनी डेडिकेशन से कर रहे हैं, और कौन सा काम कर रहे हैं। हर काम के लिए रेमेडी अलग आएंगी। अगर कोई नौकरी पेशा है, उसके लिए उपाय अलग आएंगे। बिजनेस करता है तो कौन सा बिजनेस करता है, उसके उपाय अलग आएंगे। अगर जी। सेल्फ एम्प्लॉय है तो उसकी रेमेडी अलग आएंगी। जी। यूनिवर्सल तो यही है कि गोग्रास एक बोला है पंडित जी ने नहीं कि गुरुजी घर मैंने की ना मैंने खुशहाली के रेमेडी लिए। मैं मैंने रेमेडी नहीं, जैसे मैंने कहा है कि कोई ऐसा रामबाण पाठ है, दिव्य पाठ है ऐसे अलग। नहीं देखिए, वो तो एक संस्कारों में ही है ना हमारे भगवान के, जिसको आप मानते हैं, जिस देवी देवता को, कुल गुरु को, उसका जो भी पाठ है वो करिए, जी, कर सकती हैं। उसके लिए जी, मैं मनाही नहीं करता, लेकिन डेडिकेशन तो होनी चाहिए ना काम के लिए। ये भी जी, एक रेमेडी है ना, पाठ करना एक रेमेडी है ना। तो अगर उसको पर्टिकुलर रेमेडी मिल जाए, अगर वो ये कहते हैं कि मेरी ग्रोसरी शॉप है, किराना की शॉप है, चल नहीं रही, मार्केट में बैठा हूँ, ग्राहक आते जाते हैं, दुकान पे भी आके सौदा नहीं लेके जाते, तब उसको रेमेडी तो दी जा सकती है ना। जी, दी जा अगर सकती पाठ करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझिए मेरी बात, अगर है। हाँ पाठ जी। करने से ठीक हो जाएगा तो ज्योतिष का भी महत्व नहीं रहेगा। अगर डोलो खाने से शरीर ठीक हो जाएगा तो डॉक्टरी का महत्व नहीं रहेगा। गुरुजी अब हमारे व्यूअर्स की, हमारे दर्शकों की कुछ समस्याएँ हैं, आप उसका समाधान बताइए। जैसे कि मेन समस्या तो सबसे पहले ना कई बार बीमारी घर से जाती नहीं है, कोई जिस व्यक्ति बीमार है वो देखिए, जी, यूनिवर्सल उपाय है ना। मैं एक बात कहता हूँ, जिस व्यक्ति को ज्योतिष में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जी, वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आ जाइए, फेसबुक पेज पे आ जाइए। छोटी जी, छोटी बातें रील द्वारा, छोटी छोटी समस्याओं के हल दिए गए हैं। लेकिन अगर परिवार में, घर से बीमारी नहीं निकल रही, तब एक काम किया जा सकता है कि परिवार में, उस मकान में कितने व्यक्ति रहते हैं, पहले तो वो गिनती कर ली जाए। खुद को जी, भी गिनिए, भाई बहन है, भाभी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, वो गिनिए। मान लीजिए टोटल व्यक्ति 10 आए मकान में रहने वाले, जो परमानेंट सदस्य हैं। लेकिन ऐसा होता है कि परिवार में 1, 2, 4 व्यक्ति गेस्ट भी किसी महीने आ जाते हैं। मतलब हुँ, 14-15 व्यक्तियों के लिए खाना बना, सारे महीने में ज्यादा से ज्यादा एक दिन।
घर के मेंबर प्लस आए हुए गेस्ट, उनकी गिनती करके उससे एक दो ज्यादा मीठी रोटी बनाकर बाहर जानवरों को डाल दीजिए और ये हर महीने करिए। घर जी। से बीमारी निकल जाएगी। लेकिन ज्यादा डाल सकते हैं, कम नहीं। 10 सदस्य घर के, 8 सदस्य घर के, 4-5 मेहमान आ गए, मतलब 12 या 13 हो तो आप 15 रोटी बना के मीठी, घर से बीमारी निकल जाएगी। जी, गुरुजी। जैसे अब आपने बीमारी का बताया, एक हमारे व्यूअर्स की ये बहुत कमेंट्स आते हैं कि बच्चे जैसे बाहर चले जाना चाहते हैं, तो उनके जाने पहले तो जाने में समस्याएँ आती हैं। उसके बाद जब वो चले जाते हैं, वहाँ उनके सेटलमेंट की, पीआर की समस्याएँ आती है। इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए कोई यूनिवर्सल उपाय नहीं हो सकता। मतलब या तो उसको पढ़ाई, जिसे आइलेट्स कहते हैं, पीटी कहते हैं, वो क्लियर नहीं हो रही, पढ़ाई के लिए अलग उपाय दिया जाएगा। फिर यात्रा एक्टिवेट नहीं हो रही, विदेश नहीं जाया जा रहा, उसके लिए अलग उपाय हो जाएगा। अब जब बाहर चले जाते हैं वहां, देखिए जिस व्यक्ति ने भी ना जी, सेटल किसी भी कंट्री में होना है, ये एक सीख है। रेमडी एक अलग चीज होती है, ये एक सीख है कि जब हमें पता है कि हमने वहां सेटल होना है, तो शुरू में ही कुछ इस तरह की अपनी प्रोफाइल बना के चले कि जब पीआर अप्लाई करें तब कोई दिक्कत ना आए। मतलब सैलरी सही तरह से लेनी है, सही टैक्स कटवाना है। लेकिन अगर हम इलीगल हो गए हैं, तब उस देश के कानून के अनुसार आपकी जो समस्या कैसे हल हो सकती वो देखी जाएगी। आपके पास सब कुछ कागज पत्र होने के बावजूद भी जब आप पीआर अप्लाई कर देते हैं, तो आपके साथ आपके कैटेगरी की व्यक्तियों की पीआर कई बार 2 दिन पहले आ गई, 2 महीने जल्दी आ गई और आपको अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तब उसके लिए रेमेडीज होती हैं कि स्मूथली काम हो जाए। जो अड़चन है वो कैसे होगी, किसके आशीर्वाद से होगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किस देवी देवता, किस धर्म को मानने वाले हैं। अपनी जी, श्रद्धा अनुसार जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उसका कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, वहां पर चने की दाल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। जो रुकावटें हैं ना, इस समय किसी भी काम के लिए अगर कोई रुकावट चल रही है, आप पीआर कहेंगे मैं तो उसे रुकावट मानूंगा ना। जी, तो चने की दाल फ्रीक्वेंटली, कोई वजन का महत्व नहीं है, जी, मंदिर में या अपने इष्ट देवी देवता के चरणों में या वहां जिस तरह का भी सिस्टम है वहां अर्पित कीजिए। जी, दूसरा, इसे हम कहते हैं सरकार से फेवर लेना, कि सरकार हमारे पक्ष में आ जाए। तो उसके लिए गुड़ चलते पानी में बहाया जा सकता है, 400 ग्राम। सूर्य को जल दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, परिवार की कोई बुजुर्ग औरत है, तो अगर जहाँ आप रहे हैं वहां कोई है तो उसके चरण स्पर्श करके उससे आशीर्वाद लिया जा सकता है। लेकिन जो बात सारी दुनिया के साथ हो रही है, अगर वो आपके साथ हो रही है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। आज आपने मान लीजिए सैलून का ही काम किया, सैलून के लिए आप पीआर ले रहे हैं, अगर उस कंट्री ने सैलून वाली कैटेगरी ही बाहर निकाल दी, तो ये अकेले के लिए नहीं निकाली गई। आपने 4 साल मेहनत करी, लेकिन जब पीआर अप्लाई करने का समय आया तो पता चला कि आपकी कैटेगरी उस लिस्ट से विड्रॉ कर ली, तो उसका कोई उपाय नहीं होता कि आपकी कैटेगरी डल जाए। वो ये समझिए कि 3 साल 4 साल आपके बर्बाद हो गए। फिर शुरू से आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए विदेश नहीं बना, चले जाते हैं, उनकी जी, किस्मत में संघर्ष लिखा जाता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये देखा गया है, मेरे पास आते हैं कि जिस कैटेगरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया या जिसकी उन्होंने तैयारी की, वो कैटेगरी ही पीआर की लिस्ट से निकाल दी। फिर दूसरी करनी शुरू करी तो ये देखिए कुदरत की मार कि वो कैटेगरी भी विड्रॉ कर ली गई। मतलब संघर्ष। तो कहाँ रुकावट है? कई बार कोई एम्प्लॉयर उसको कोई पेपर नहीं दे रहा होता, तो रेमेडी की जाती है कि एम्प्लॉयर से पेपर मिल जाए। कई बार वो जन्म तारीख, जन्म कुंडली बना के
और कई बार सिंपल से छोटे-छोटे उपायों से कि बटरिंग करो, अगर जन्म कुंडली है तो बटरिंग करो, या जिस समय व्यक्ति हमारे पास आता है, उस समय इस तरह की ग्रह चाल थी, उस हिसाब से भी हो जाता है। बड़ी दुनिया के काम बटरिंग से बन जाते हैं, बड़ी दुनिया के काम धमकी देकर हो जाते हैं। मतलब अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं, आपने काम किया तो आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तो तरीके तो 3 ही है ना, हुँ, बटरिंग, समझौता या धमकी। बिल्कुल। तो ये रुकावट है। तो इस तरह की रुकावटें दूर की जा सकती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यक्ति विशेष को पेश आ रही, सारी दुनिया को आ रही है, तब नहीं। जी, कि जो सबके साथ हो रहा है, अगर वो मेरे साथ हो जाए तब नहीं। सिर्फ़ अकेले के साथ हो रहा है, तब बहुत सारे उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं। पीआर के लिए तो शादी भी है, कुछ लोग जानबूझकर असेलम ले रहे हैं, जानबूझकर जिसे कहते हैं कि पंगा ले रहे हैं, तो जी। उनके लिए कोई उपाय नहीं होते। ओवरऑल एम्प्लॉयर से मदद लेनी है, राजा से मदद लेनी है, तो चने की दाल और गुड़, गुड़ चलते पानी में बहाना, चने की दाल मंदिर में देना, मतलब आपको कोई ना कोई खुदाई मददगार मदद कहीं से मिल जाती है। और गुड़ किसी मतलब संडे को या किसी भी दिन बहा सकते हैं? किसी भी दिन जी, कि जब जख्म हो गया पट्टी तो उसी दिन करवानी चाहिए, मुहूर्त थोड़ा निकलवाएँगे कि पट्टी जी, करवाने जाना है, महाजन साहब से पूछ लें कब जाएँ पट्टी करवाने। मतलब जब उलझ जाते हैं तब कर लेना चाहिए। हाँ, लाल किताब में एक नियम है कि सन सेट के समय ही रेमेडीज़ करनी चाहिए। जब जी। सनराइज़ हो गया और सनसेट के बीच-बीच किसी भी दिन, किसी भी वार को कर सकते हैं। बच्चा जैसे बाहर है तो उसके माता-पिता भी कर सकते हम हैं? माता-पिता भी कर सकते हैं। माता-पिता काला सफेद 4 खाना कंबल मंदिर में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मस्जिद में दें, ताकि बच्चे उन्नति करें। बाप कानों में सोना पहन ले, कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दो ताकि बच्चे उन्नति करें, बच्चों को आराम मिले। गुरुजी एक ना जैसे नौकरी की बड़ी समस्या है। बच्चे पढ़े-लिखे बेरोज़गार देखिए, बहुत हैं। हाँ, देखिए सरकारी नौकरी के लिए तो कोई रेमेडी तभी दी जा सकती है जब नौकरियाँ निकलती हैं, जब आप किसी रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं। अच्छा, जी, ओवरऑल नौकरी, प्राइवेट नौकरी अगर किसी को नहीं मिल रही, जी, क्या उसने चेंज करनी है या पहली नौकरी करनी है या प्रमोशन पे जाना है? तो हर चीज़ के लिए किस तरह की समस्या लेके आए, अलग-अलग उपाय होते हैं। नौकरी मिल नहीं रही, जॉबलेस व्यक्ति है, तब भी जी, यही चने की दाल मंदिर में देना काम आ जाएगा। गुड़ चलते पानी में बहाना काम आ जाए, मतलब खुदाई मददगार मिल जाए। जब रोटी पानी का मसला होता है कि हमारी रोटी पानी भी नहीं चल रही, टोटली जॉबलेस, पिछले 3 महीने से हैं, एफर्ट करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, अंधों की सेवा करने से, अंधों को कुछ खिलाने से, जिसमें मैं हमेशा एक कहता हूँ, जलेबी या काला गुलाब जामुन ज़रूर हो, खिलाया जाए। अगर 10 अंधों को खिला दें तो अच्छा है, नहीं तो 1, 2, 3, 4 अंधों को खाना खिलाइए, सड़क पार करवाइए, नगद पैसे देने हैं दे दीजिए, लेकिन जब 10 अंधों को खिलाएँगे, 10, जब 10 की गिनती लगा के करेंगे, तब सिर्फ़ लज़ीज़ बढ़िया खाना खिलाना है उनको, और जी, नगद पैसा नहीं देना। जब 1-2 को खिला रहे हैं, तब नगद पैसे भी दे सकते हैं, भिखारी को सड़क पार करवाइए। अंधों की सेवा से भी ये नौकरी वाले मसले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जॉबलेस के लिए, जो जॉबलेस के लिए। बाकी उसको नौकरी में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उसके बॉस परेशान कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, वो नौकरी जी, छोड़ के किसी और जगह जाना चाहते हैं, तब उपाय बदल जाते हैं। हो जाते हैं, जी, मतलब जब हम डीपली जाते हैं ना किसी बात के, तब अलग होता है। डॉक्टर के पास जाके कहूँ मैं ठीक नहीं रहता, तो डॉक्टर हमें क्या दवाई दे? जब मैं कहूँगा कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे दाढ़ में दर्द है, कानों से सुनाई नहीं देता, तब वो पर्टिकुलर दवाई देता है। ये बिल्कुल। जॉबलेस के लिए है, प्रमोशन के लिए अलग हो जाएगा, वो भी तो जॉब से रिलेटेड है ना। जी, कंपनी जी, बदलनी है, स्विच करनी है, शहर बदलना है, ऊँचे पद पर जाना है, क्योंकि जहाँ आप काम करते हैं वो कहते हैं कि अभी आपको हमने प्रमोशन देनी, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि उसमें कैलिबर है, टैलेंट है,
दूसरी जगह जब उसने इंटरव्यू के लिए देना है, तब हम कहते हैं कि ये करो। जैसे जब बच्चा छोटा था, मैं समझता हूँ दही शक्कर आपको खिला के भेजती होगी, आप भी अपने बच्चों को मुंह मीठा करके जो जाते हैं भेजते हैं। तो ऐसे ही जब कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ उपाय हम भी देते हैं ज्योतिष के आधार पर, कि जी, वहां जाओगे तो आपकी जो ओरा है पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव वाइब्स क्लियर ना हो, सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव पड़े। शुरू में कहे कि बिल्ली रास्ता काट गई, अगर जी, मैं हक में हूं तो उसके लिए मेरी रील्स हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल वाला पॉडकास्ट नहीं है, ये टेक्निकल है, जी, डीपली वाला है, कि हम डीपली जाके अगर सोचेंगे, डीपली जाके सोचेंगे तो हमें उसके लिए अलग रेमेडी देनी पड़ेगी। अब जॉब कहेंगे तो जॉब जॉब में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, कि प्रमोशन बिल्कुल, नहीं हो रही, बॉस उसको हरास कर रहा है, वो नौकरी राइट, छोड़ना चाहता है, जब तक दूसरी ना मिले तब तक वो जाना नहीं चाहता। मतलब किस तरह की प्रॉब्लम, जब हम उसको सही सिरा पकड़ लेंगे तो हो जाता है, हल होता है, जी, लेकिन उसकी डीपली जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं कहूँ ये कर लो तो हो जाएगा, उसके बाद तो फिर ज्योतिष का मतलब ही नहीं है। जब मैंने एक रील बना दी कि जिनकी शादी नहीं हो रही ये कर दो, तो उसको दूसरी रील बनाऊंगा ही नहीं मैं, शादी वाली जी, तो मैंने तो 20 रीलें बनानी, जिनकी शादी नहीं हो रही ये करें, ये करें, वो करें, वो करें, जिनको नौकरी नहीं मिल रही ये करें, वो करें, वो करें। लेकिन जब वो मेरे पास आएगा, रेमेडी पूछेगा, तब मैं डीपली जाके बात करूंगा। ये जी, ऊपर की बातें हैं। एमडी डॉक्टर के पास जाएंगे, सर दर्द की प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो वो अच्छी तरह टेस्ट करेगा। केमिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको डोलो दे देगा। जी, जी, तो जो अब आप जो चाह रही हैं वो आप डोलो चाह रही हैं, वो मैं देना नहीं चाहता। समझी ना बात? हाँ, जी, तो जी, ये, तो जब डीपली जाएंगे, देखिए एक ज्योतिषी का ये है कि गुमराह भी ना करे। वो जो बिल्कुल, छोटी छोटी हम लोग रील बनाते हैं ना, गुमराह करने के लिए नहीं होता, ये लोगों को ये बताने के लिए होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जी, 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 अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। जी, गुरुजी जैसे आपने आज हमें बहुत चीज़ें बताई, बहुत ऐसे रहस्य जो डाउट थे हमारे मन में, उनको बड़ा लॉजिक के साथ आपने बताया और हमारे कई आपने जो समस्याएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बताई। गुरुजी क्या आप लास्ट में हमें जैसे कि चंद्र खाना वाइज़ बता सकते हैं कि 1 से 12 घरों में क्या इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, निशानियाँ होती हैं और इसके लिए क्या देखिए, उपाय? निशानियों पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता, जी, जी, बहुत ज्यादा नहीं जाता। जी, होती हैं निशानियां, शुभ अशुभ की निशानियां होती हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए जिससे कि उन्नति हो जाए, शरीर भी ठीक रहे, जी, परिवार भी ठीक रहे। खाना जी, नंबर एक, चंदन, इसको हरे रंग से परहेज करना चाहिए। जी, कांच के बर्तन प्रयोग नहीं करने चाहिए, शरीर ठीक रहता है। जितना पढ़ता है, पढ़ाई बेकार नहीं जाती, जो स्टडी करता है वो काम आती है। चंद्र एक, ज्यादातर अक्सर ये देखा गया है कि चंद्र वाले का अपनी माँ के साथ साथ 48 48 ईयर तक रहता ही रहता है। एक, दो और तीन, देखिए यहाँ उम्र कोई नहीं कह सकता, जी, उम्र भगवान ने दी हुई है। 6 बच्चे हैं किसी व्यक्ति के, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो चंद्र एक वाले से उसकी माँ की उम्र अगर निर्धारित करनी है तो ये जी, कहा जा सकता है कि माँ बेटे की, या बाप माँ और बेटे की, या जिसकी जन्म कुंडली उसका अपनी माँ के साथ कम से कम 48 साल तक साथ रहता है। जी, ये लगभग है कि रहता है, हर व्यक्ति का नहीं। चंद्र लगन वालों की किसी की माँ भी नहीं हो सकती, जी, तो दूसरे भाई बहन भी तो है ना, उसकी जी, अपनी उम्र भी है, पति से भी है, किसी की पत्नी भी तो है ना माँ। अक्सर ये देखा गया कि चंद्र लगन वाला माँ बाप ने तरस के लिया होता है, तरस के मन्नतों से लिया हो। हरे रंग से परहेज करना है, कांच के बर्तन प्रयोग नहीं करने हैं, परिवार में जितनी महिलाएं हैं बड़ी उम्र की, चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेना है। आज की डेट में चंद्र लगन वाले का जो उपाय है, रेमेडी है, जिससे कि धन दौलत और परिवार दोनों चीजें बढ़े। मतलब 6 7 8 10 बच्चे पुराने जमाने में होते थे, तो चंद्र लगन वाले के नहीं होते थे, तभी होते थे जब वो चांदी के बर्तन में खाना खाने का आदी हो जाए।
मतलब आज की डेट में 2 लाख लगा लो। थाल चाहिए, प्लेट नहीं चाहिए। अच्छा। चंद्र खाना नंबर 2, हार्ड वर्क से कामयाबी। एक बार तो ये देखा गया है कि पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है ऐसा व्यक्ति। चंद्र 2 को ये बोला गया कि जैसे बाढ़ आई, दरिया सारा कुछ बहा के ले गया, जितनी फसल थी सब की सब बहा के ले गया, लेकिन किसान फिर मेहनत करता है, अगले साल फिर हरा भरा हो जाता है। तो चंद्र 2 वाला जब भी नीचे गिरेगा, फिर मेहनत करे, पहले से ज्यादा खुशहाल हो जाता है। जब वो पीक पे होता है ना, तब मिस मैनेजमेंट की वजह से नीचे गिरता है। जब फसल पक जाती है ना, क्योंकि दरिया का पानी फसल आती है तो बहा के ले जाता है। जब कई बार फसल पक जाती है तो वो केयरलेस हो जाता है किसान, साथ के जानवर आ जाते हैं अंदर, पड़ोसी आग लगा देता है। पुराने जमाने में होते थे ना ये बातें। जी, जी। तो मतलब जब फसल पक गई, जब हम पीक पे आ गए, तो ज्यादा केयर, ज्यादा मेहनत करनी है। घर बैठ जाएंगे तो पशु आ जाएंगे खेत में, बाढ़ आ गई तो उसके लिए बांध का इंतजाम करना है। तो यहाँ बांध का इंतजाम क्या है चंद्रखाना नंबर 2 के लिए, कि वो नीचे ना गिरे। मकान में कच्ची जगह का होना जरूरी कर ले। अगर मकान सारा कच्चा नहीं है, तब आलू का पौधा किसी गमले में मकान की बाउंड्री के अंदर लगा ले। जी। चंद्रखाना नंबर 3, ये कोई खास अच्छा नहीं मैं मानता, लेकिन यहाँ भी माँ का साथ 48 ईयर तक रहता है। यहाँ भी पढ़ाई कोई खास फल नहीं देती। शादी के बाद सब कुछ उलट पलट हो जाता है। तो यहाँ पर शादी के समय कुछ सावधानियां, कुछ उपाय बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन चंद्र खाना नंबर 3 ज्यादातर खुद लंबी उम्र का मालिक होता है। परिवार में इसके आने के बाद अनहोनी घटनाएं कम होती हैं। मसलन एक्सीडेंट से मौत हो जाना या अचानक चले जाना, इस तरह की कहते हैं। खुद तो लंबी उम्र का पट्टा लगा के आया है, परिवार के दूसरे मेंबरों की भी उम्र लंबी करती। चंद्र खाना नंबर 4, यहाँ पर तो पहले शायद आपने बात कर दी शुरुआत में कि खर्च करने से बढ़ने वाला धन, मतलब कंजूस नहीं बनना। सही बात। चंद्र जी, खाना नंबर 5 की भी बात आपने कर ली कि मन के भेद मत दीजिए किसी को। जी। लेकिन अगर आप अपने काम धंधे पर जाते हैं, तब कहते हैं कि मंगल की मदद बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मंगल खाना पीना, जैसे मैंने बताया था, जब सारा खाना पीना मिल गया तो अपना लंच बॉक्स ए ग्रेड का बना ले। 2 चपाती, थोड़े से चावल, 2 तरह की सब्जी, साथ में स्वीट डिश। जैसे एक राजा खाना खाता है, जैसे एक रानी खाना खाती है, वैसे खाना हो। चंद्र खाना नंबर 6, ये भी कोई खास अच्छा नहीं है। 6 साल, 12 साल, 24 साल, 36 साल, 48 साल, जो 6 से गुना हो जाए या डिवाइड हो जाए, मैं उसी को कहता हूँ। वैसे तो पंडित जी ने 48, 36, 24 लिखा है कि राह आते जाते मुसाफिरों के लिए कोई प्याऊ नहीं लगाने, पानी नहीं पिलाना। चंद्र खाना नंबर 6, नान का परिवार में कई बार नानी को कई तरह की मुश्किलातें देता है। जी। चंद्र खाना नंबर 7, शुक्र का घर है, शनि का भी, शनि ऊंच का है। तो शादी के बाद या तो पत्नी रहेगी या माँ रहेगी। तो यहाँ भी उपाय हैं चंद्र खाना नंबर 7 के लिए। शादी से पहले सावधानियां हैं। चंद्र खाना नंबर 8, पढ़ाई भी करता रहेगा और शादी भी कर लेगा तो शादी टूट जाएगी। होता है ना कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो चाहे लव मैरिज होगी, चाहे परिवार वालों ने कर दी, और वो अपना सब्जेक्ट करता रहता है। कोई पोस्ट ऐसा। ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई हायर स्टडी कर रहा है कि चलिए कुछ कैरियर अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई और शादी दोनों साथ साथ नहीं चल सकती, या तो पढ़ाई कर ले या शादी कर ले। जी। ये मैच मेकिंग के समय सब काम आने वाली चीजें हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं ना, अगर करना चाहूं या करने लग जाऊं, तो किसी भी ग्रह को किसी भी भाव में मैं पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे एक ही ग्रह को लेके बोल सकता हूँ, लेकिन जी। उसका कोई महत्व नहीं है। बात यह है कि ये महत्व वाली बात थी कि शादी और पढ़ाई साथ साथ नहीं चलेगी। सही कहा। जी। तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए शादी के बाद,
या अगर पढ़ रहे हो तो शादी मत करें, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। जी। खाना नंबर 8 का चंद्र, ये मंगल बद को मंगल बद नहीं रहने देता। खाना नंबर 3 का, खाना नंबर 8 का चंद्र मंगल बद नहीं रहने देता। लाल किताब का एक चैप्टर है मंगल बद। बहुत डराया जाता है, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, मंगल बद जो है ना, सूर्य का शुभ ना होना मंगल बद है। जी। मतलब सूर्य में कमी है, मंगल बद है। तो सूर्य का अच्छा ना होना ही दूसरा नाम मंगल बद है। ये लाल किताब में लिखा गया है कि जब सूर्य को मंगल की मदद या मंगल को सूर्य की मदद ना मिले, मंगल बद बोल दिया जाता है। और मंगल की ही पोजीशन देखिए, किस घर में मंगल है तब वो मंगल बद बोला जाता है, मंगल ठीक नहीं है। तो चंद्र खाना नंबर 8 में होने पर मंगल बद नहीं रहता। हिंदू लोगों में श्राद्ध का महत्व है, तो चंद्र 8 वाले को सलाह दी गई कि श्राद्ध अच्छी तरह से किया करें। बहन की सेवा, ससुराल से संबंध अच्छे, ये बना के रखने चाहिए। चंद्र खाना नंबर 9 अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन ज्यादातर ये अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। जी। चंद्र खाना नंबर 9 में हो तो वंश वृद्धि लगभग लगभग होती ही है। ऐसे ही चंद्र खाना नंबर 10, तो ये कहा गया है कि चंद्र खाना नंबर 10 वाले को किसी को अपने हाथों से लिक्विड दवाई नहीं देनी। जी। टैबलेट दे सकता है, और जी। ये कहते हैं कि जिस मरीज का ये हाल पूछने जाएगा वो जल्दी ठीक भी नहीं होगा। ऐसे ही चंद्र खाना नंबर 11, यहाँ पर 5 सावधानियां हैं, जैसे कि शुक्रवार को शादी नहीं करनी, शनिवार को मकान नहीं बनाना, तारों की सामने शादी नहीं करनी, धर्म उपदेश देने या सुनने सनसेट के बाद मना है, जब सनराइज हो जाए उसके बाद। चंद्र खाना नंबर 12, आसमानी बिजली बोला गया है, जैसे वहां बाढ़ बहा के लेके जाती है, चंद्र 12 वाला भी पीक पे पहुंच जाता है तो आसमानी कुदरत की तरफ से मार पड़ती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। तब वो अपनी जगह छोड़ के किसी और शहर में चला जाए, मेहनत करे, तो जिस शहर से है उस शहर से ज्यादा अमीर हो जाएगा। चंद्रखाना नंबर 2, चंद्रखाना नंबर 12, मैं हमेशा लिख के देता हूँ, हार्ड वर्क से कामयाबी। जी। जब ये पीक पे होते हैं तो इनके साथ धोखा हो जाता है। वहां बाढ़ बहा के ले जाती है, जहाँ आसमानी बिजली गिरती है, सब कुछ मटिया मिट कर देती है। और जहाँ आसमानी बिजली गिरती है ना, वहां फसलें नहीं होती, वो हरा भरा एरिया नहीं होता। तो इसलिए उसको छोड़ के चला जाना चाहिए अपना इलाका, किसी और शहर में जाके मेहनत करे, चंद्र वाला वहीं रहे, क्योंकि वो खेती है ना। जी। तो खेती वाला वही मेहनत करे, चंद्र 12 वाला जब गिर जाए ऊंचाई से, जी। ये नहीं कि महाजन साहब ने कह दिया अपना शहर छोड़ के चले जाओ, हाँ, नहीं। हार्ड चलिए। वर्क अपने शहर में करो, पीक पे पहुंचे, नीचे गिरते हैं, कुदरत की तरफ से धोखा हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, जिस तरह जी। का आपका काम है उस हिसाब से सरकार आके आपको पेनल्टी इतनी लगा देती है, कुछ गड़बड़ियां पकड़ी जाती हैं, आपके घर में डाका पड़ जाता है। मतलब किसी तरह से भी कुदरत की तरफ से नुकसान अगर हो जाता है तो आपको अपनी जगह छोड़कर दूसरे शहर में जाके डट के मेहनत करनी है, कामयाब हो जाएंगे। तो ये जी। चंद्र 1 से 12 है। और भी बहुत सारी सावधानियां हैं, और भी जी। स्टडी को लेके, माँ को लेके, शादी को लेके, जिंदगी को लेके, 1 से 12 तक की बहुत सारी सावधानी, ये मोटी मोटी मैंने आपको बताई है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। हमारा सौभाग्य है हमारे व्यूअर्स का भी कि इतना जो आपने ज्ञान की गंगा से हमने बहुत कुछ आज लिया आपकी। तो नहीं बहुत नहीं, आनंद आया। मैं कौन होता हूँ, मैं तो सब कुछ जो जो कुछ भी है ज्यादातर क्या कहते हैं लाल किताब का ही है। जी। ज्यादातर मैं लाल किताब से बाहर जाता ही नहीं हूँ। जैसे कि शुक्र खाना नंबर 7 के लिए कि गोरी लड़की से शादी नहीं करनी, ये तो हर कोई जानता है, पर गोरी जी। लड़की भी तो बनी है ना किसी के लिए, हुँ, वो हुँ। किस घर में जाके उमटी देगी, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बातें जब हम किताब पढ़ते हैं ना तो समझ आ जाती है। जी। ये नहीं कि फिर तो गोरी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। जी गुरुजी, आज आपने बहुत रहस्यों से पर्दा उठाया और बहुत आनंद आया और मुझे पता है कि व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगने वाला है, आपका जो दिया ज्ञान है और
आप फिर आइएगा, आपका स्वागत है और हमारा सौभाग्य होगा। फिर हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से रूबरू कराइएगा। आपका बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल गुरुजी। जी, आप लोगों के लिए हमेशा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? सर ने हमें बहुत विस्तार से और बहुत गहनता से लाल किताब के उपायों के बारे में बताया और गहरे रहस्यों को खोला। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नई गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत-बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।